चलो करते हैं शुरू, है ना। स्क्रीन तो शेयर हो गई ना। यस सर। यस सर। ठीक है। अब कल ये पेपर हमारे काम इसलिए आएगा क्योंकि अभी हमारे फूड सेफ्टी वाले एग्जाम में, है ना, और स्टेट इंजीनियरिंग वाले से एग्जाम में भी सेम ही जो अगर कहा जाए पेपर वन का सिलेबस है। पेपर बिल्कुल टफ नहीं था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए सिंपल था, और 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ऑलरेडी पीएससी पहले पूछ चुकी, उसी में से पूछे गए। सेम के सेम, मतलब इधर उधर भी नहीं खसकाया उन्होंने। बट प्रश्न को समझना जरूरी है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। इसके लिए ये अब इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, हालांकि आयोग की तो जो पेपर है उसमें पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में उसके सनों में टाइपिंग मिस्टेक है ना। जो है वो इंग्लिश में 1992 लिखा है, लेकिन हिंदी में 1922 लिखा है शायद। ये मिस्टेक है उसमें। अब वो ठीक है अपनी जगह। अब पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। अब इसको समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा एक हफ्ते पीछे जाइए। हमने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग जब डिस्कशन किया था, तो बताओ कि क्या हमने अल्पसंख्यक आयोग की बात करी थी कि नहीं करी थी। कि अगर कोई चीज सिलेबस में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे ही नहीं। कि आपके सिलेबस में नहीं डाली गई है। याद आया किसी को, अपन ने मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग भी देखा कि भाई मध्य प्रदेश में भी हाँ या ना बोल लिया करो। यस सर। यस सर। यस यस। क्यों देखा? यस सर। वो इसीलिए देखा क्योंकि जब हम उस दिन बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कोई जरूरी नहीं है कि सिलेबस लिखने वाला सिलेबस के हिसाब से चलेगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम किन विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी समाज किन विषयों, तो महिलाओं के लिए तो राष्ट्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यकों के लिए। अब चूंकि अल्पसंख्यक कम्युनिटी मध्य प्रदेश में भी कितनी कम्युनिटी अल्पसंख्यक है टोटल? कितनी? कितनी? सर 95 ही क्या? अरे 6 कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, 95। क्या बोलते हो, क्या सुनते हो? अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, इनको अल्पसंख्यक बोलेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है सामने वाला, आंसर कहाँ जा रहे हो? और अल्पसंख्यकों के लिए हम किस विभाग के साथ उनको कनेक्ट करके देखते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको किस विभाग? अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग। कभी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग का प्रतिवेदन पढ़ा? ये 25 बार तुमको पढ़ाया, उसमें भी तुमको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बताया। उसमें भी ये बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर, अभी मैं क्यों ये चीजें करा रहा हूं कि आप इस चीज को समझो ना, कि जरूरी थोड़ी है कि यही अब पेपर सॉल्व कर ले 92 बढ़ गया। अरे ये थोड़ी आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर बनाने वाला हमारे नजरिए से कैसे चले। हमारे नजरिए से चलना भी तो आना चाहिए। ये हम चले गए, सपोज मान के चलिए, ये देखिए। और ये आज से नहीं, ये तो मैं इसमें देखो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहीं लिखा होगा, कहीं दिख रहा है, देखो पिछड़ा वर्ग की है। ये हम चले गए अल्पसंख्यक, तो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग एक साथ काम कर रहा है। और ये विभाग छह, जो अगर कहा जाए, मतलब जो धर्म है या संप्रदाय कह लो, जो आपको अच्छा लगे, उनके लिए काम करता है। यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इनको मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे ये 6 लोग हैं ना, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी। इनके लिए उनको काम करना पड़ेगा ना। यहाँ भी हमने जब ये बात करी कि भाई जब ये अलग से इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आयोग बनाने की बात करी, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्ट था उसके प्रावधानों को लेते हुए काम किया। कि भाई जो राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी नीचे देखा जाए पूरा प्रतिवेदन जो है वो पढ़ाया गया है, तो उसमें भी ये चीज है। अब किस पेज के ऊपर वो ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो चीजें जरूरी नहीं है कि वैसी के वैसी जो है वो अगर कहा जाए आए जो सिलेबस में लिखे। हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी एग्जाम तक जो है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो सिलेबस लिखा उसको ही घुमा फिरा कर, तो कोई जरूरी नहीं है वो। आपको सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में चीजों का जो है वो जानकारी होना चाहिए। बाकी चीजों का जो है वो जानकारी ना हो। तो जैसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 95 में बनाया हमने, अभी उसमें हमने अमेंड कर दिए। ऐसे कैसे फिर हमको लगा कि नहीं यार, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग अलग बनाना, तो अल्पसंख्यकों के लिए आयोग हमने जो है 1996 में बनाया। मध्य प्रदेश ने अलग से अधिनियम पारित किया। तो यही चीजें एग्जाम वाला पूछ रहा है ना। वो एग्जाम वाला कुछ और तो पूछता नहीं। तो इसका आंसर है 1992, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ये एग्जैक्टली कहानी ऐसी है कि जब मंडल कमीशन बना था, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करा था वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय बीजेपी भी एक आंदोलन चला रही थी, ठीक है, रथ यात्रा का। तो एक कहावत होती थी, मंडल से कमंडल तक, है ना। उसके बाद भारत में आरक्षण लागू किया गया ओबीसी के लिए, है ना। नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जन्मा। उस आरक्षण में पहली बार ये बात उठी कि भाई हम ओबीसी के अंदर किसे रखें, क्या करें।
तब जो है वो अगर कहा जाए माइनॉरिटीज को भी ओबीसी के साथ, आज भी माइनॉरिटीज को आरक्षण अगर मध्य प्रदेश में मिल रहा है, कोई मुस्लिम बच्चा है हमारा तो वो अदर बैकवर्ड क्लास के तहत ही आरक्षण पा रहा है। तो ये, और फिर उसके बाद ये कमीशन मतलब ये एक्ट बनाया भारत सरकार ने। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ये भी अभी न्यूज में है। आप वक्फ बोर्ड ही अगर पढ़ लेते ठीक से तो उसमें ये मिल जाता आपको, उसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन, सूचना के अधिकारी बच्चों वाला प्रश्न है ना, सेक्शन 15, इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को मैं आपको ऐसे बता दूं कि इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाओ। मतलब ये टॉपिक तो हमने इसमें पढ़ा, ये तो एक अलग बात हो गई। मुझे याद आया कि हम साल का रिवीजन कर रहे थे अभी जनवरी में, ये रोजगार निर्माण का। तो उस पे एक पेज लगा हुआ है, पेज किस नंबर पे है वो मुझे याद नहीं है, अगर रोजगार निर्माण की अगर अपन वो फाइल उठाएंगे तो वो पेज अपने को मिल जाएगा। उस पेज पे दो पोस्टर आमने सामने, एक है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और दूसरा है दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश, दोनों। और दोनों अधूरे हैं, और दोनों को अपन ने डिस्कशन किया था कि भाई आप जब राज्य निर्वाचन आयोग है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें कितने मेंबर होंगे, कौन से सेक्शन के तहत अपॉइंटमेंट होगा। उन मेंबर की अपॉइंटमेंट में आपको एक कमेटी बनाना पड़ेगी जिसमें चीफ मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन विधानसभा में जो अगर कहा जाए विपक्ष का नेता है वो होगा, कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी जो चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करे ये होगा। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। फिर 3 अगस्त 1942 को जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल, अब ये याद रखना, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने जैसे तुम लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि वो जो आजादी के अमृत महोत्सव वाली सीरीज की कहानी हमने शुरू करी, उसमें A to Z वो जो छोटे छोटे लोकल लीडर्स हैं, उन लोकल लीडर्स को हमको फोकस करना है जो आपके शहर की पहचान रहे। हर शहर में 10-15 लीडर थे। तो भारत सरकार जैसे आजकल देखा होगा कि एक बहुत अच्छे कंसेप्ट पे काम कर रही है जिसको बोलते हैं गुदड़ी के लाल, यानी जो प्रतिभाएं हैं तो प्रतिभा के धनी, लेकिन समाज तक वो हम पहुंच नहीं पाए। उनके लिए जैसे अभी पद्मश्री भी मिल रहा है तो उन्हीं को मिल रहा है। तो भारत में और मध्य प्रदेश में कई ऐसे जनजातीय, ठीक है, या अगर कहा जाए क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हमारे मुंह पर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े नाम, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इस सेना के पीछे चलने वालों के नाम भी तो हमको याद रखना पड़ेगा। या नहीं तो बिल्कुल वैसा है कि पेशवा बाजीराव को पढ़ें और जो है वो हम सिंधिया होलकरों की भूमिका को भूल जाए कि उन्होंने वहां पर सूबेदारियां शुरू कराई। तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम विजय। बहुत सिंपल है। अगर हम आजादी के अमृत, वैसे तो ये दैनिक भास्कर के ऊपर भी लगा हुआ है, अभी का ही है, कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। 6 सितंबर 1942 को सराफा में घटी। इसको सराफा गोली कांड भी बोलते हैं, वैसे इसके साथ जुड़ा हुआ एक और केस था। 12 सितंबर 1942 को चिमनबाग में दोनों घटनाओं के घायल हुए, और ये पूरा स्टोरी यहाँ से लिखा है। निडर होकर जो है मांग की और वंदे मातरम के नारे लगाए। यही पूरी की पूरी स्टोरी, इसको लिंक करा है मगन लाल ओसवाल से। ये वाला अपने को आजादी के अमृत महोत्सव की जो 75 अपन ने सीरीज बनाई वो पूरी सीरीज रटना है। ये ध्यान रखना है, उसको अब तैयार करना ही है अच्छे से, नहीं तो कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ होगा उसमें। वो धीरे धीरे करो उनको, मतलब उसको स्टोरी के रूप में करो। ऐसे याद नहीं होंगे कि जो मगन जो लाल ओसवाल याद हो गया या जो पुरुषोत्तम लाल विजय याद हो गया, नहीं, धीरे धीरे करो जैसे ये लिखा हुआ है। सेम इसी से याद करो। आजादी के अमृत महोत्सव से अभी पिछले 2 पेपर में भी क्वेश्चन आया, याद है एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन कौन सा आया था? कौन सा क्वेश्चन आया था? आजादी के अमृत महोत्सव से ही दिखाया था। याद है किसी को? लूका लोहार वाला, जो अगर कहा जाए मुंह का लोहार वाला। वो भी, जंगल सत्याग्रह जैसे। हाँ, वो आजादी के अमृत महोत्सव से ही उठा रहे हैं। सब चीजें आजादी के अमृत महोत्सव से उठा रहे हैं। ये तो खैर बच्चों वाला है, समझाने की जरूरत नहीं। और ये प्रश्न मैंने इसलिए बोला था कि आएगा। मैंने हमेशा कहा कि जहां भी आपकी उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर से ऊपर हो वहां आप राजा हो, और जहां आपकी उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर से कम हो वहां आप जो है वो रंक हो। तो आपका मतलब है सरकार की बात करो। सरकार हमेशा उन चीजों को प्रमोट करना पसंद करती है जहां उसकी अचीवमेंट नेशनल लेवल से ज्यादा दिखती है। उसको लगता है अरे हम तो जो है वो देश से आगे हैं, हम तो जो अगर कहा जाए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे भी, हाँ, ये प्रश्न ऐसे क्यों नहीं पूछा गया कि दुग्ध उत्पादन, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में हम पहले नंबर पे नहीं आ रहे। तो दुग्ध उत्पादन में वाला नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा 652 जो है वो ग्राम। तो कभी इकोनॉमिक सर्वे याद करोगे तो ये लाइन बताई थी। इसलिए बताई थी कि आप जो अगर कहा जाए कि जब आगे की ओर, जैसे यहां पर अपन इसको ऐसे देखें कि ये प्रश्न का उत्तर अपने को यहां मिलेगा। इसके लिए अपने को एक टॉपिक जो है अगर कहा जाए,
एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक, ये हम चले गए यहाँ से। वैसे तो याद ही होगा कि दुग्ध मांस ऊन इन सब में, सब के अंदर केवल हम दूध में ही अपनी जगह बना पाए, बाकी में हमारी कहीं कोई रैंकिंग नहीं। ये भी जो लेटेस्ट आया था रिपोर्ट, और इसी कारण हम दूध की जो है वो बात ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें जब आप टॉप लीडिंग स्टेट्स को देखेंगे नीचे एक एक करके, तो आपको ये बात समझ पड़ेगी कि मध्य प्रदेश केवल एक ही चीज में अपनी जगह बना पा रहा है। जैसे एग, एग में हमारा कहीं नाम नहीं, देखो आंध्रा इसमें कभी नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि हम अपनी जगह बना ही नहीं पा रहे हैं, तो वो पूछेगा ही नहीं। फिर एक के बाद अगर हम चले गए मीट, मीट में भी हमको दिख रहा है कि हम कहीं जगह नहीं बना पा रहे हैं। दिख रहा होगा कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो पूछेगा नहीं। इससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन जो है वो पंच नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अगर कहा जाए कि हम थोड़ा सा और नीचे चले जाएं, वूल, वूल में भी हम अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो वूल के लिए भी वो जो है पूछने वाला नहीं है। केवल इस पूरी लिस्ट में अगर कहा जाए, हमारी जो मेन आइडेंटिटी है वो है आपका मिल्क। आप जब जाओगे धीरे धीरे इसमें कहीं ऊपर, या तो निकल गया होगा मिल्क वाला, उसमें हम ये कौन सा आपने आ गए? बताया था। हाँ नहीं, इसमें भी है ना, इसी से तो पढ़ा था अपन ने, जो अगर कहा जी जाए। जी, इसी से। क्यों? देखो, अपना उद्देश्य है, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न पूछा क्यों जाए, भाई प्रश्न के आने का जो कारण है वो क्या है, उसको हमको जो है वो समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पर? चलो ठीक है। नीचे ही था सर। क्या बेटा? जस्ट नीचे था सर। वूल के नीचे लाइव स्टॉक, ठीक है, इसमें देख लेना। ये तो अपन ने कितने बार पढ़ लिया है, ये तो यूट्यूब पे भी पूरी रिपोर्ट पढ़ाई, बच्चे पढ़ने नहीं चाहते तो यहाँ पर ये मिल्क, यहाँ पर अगर कहा जाए इसमें आप देखोगे तो नीचे उन्होंने लास्ट पेज पे भी डाल रखा है। तो ओवरऑल हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी कि ये जो प्रश्न आया वो प्रश्न इसीलिए पूछा गया कि हम उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं तो जो अगर कहा जाए कंट्रीब्यूट नहीं करते तो टेक्निकली हमारी कहीं भूमिका होती जी नहीं है। देखो यहाँ पर टोटल जो अगर कहा जाए स्टेट शेयर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी टॉप 3 में अगर आप जगह बना रहे हो, तो प्रश्न में जो है वो आप देने की संभावना बन जाती है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जनगणना जो है वो मेरे को नहीं लगता है कि किसी बच्चे का गलत गया होगा, है ना। सबको ही मालूम है इसके अंदर जो है जबलपुर से ऐसे भी एलिमिनेट करने के लिए बहुत आसान था ये। इसमें ऐसा भी नहीं था कि उसने तुमसे कोई बहुत ज्यादा मेहनत करवाई। जबलपुर अगर पहला, हाँ, वो इस क्रम को अगर घुमा के चारों में जबलपुर डाल देता और इधर उधर कर देता, भोपाल इंदौर, भोपाल इंदौर को इंदौर भोपाल कुछ और शहर कर देता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो उस हिसाब से तो बेसिक है, इसमें कुछ नहीं। अब ये है कि हो सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दे, बॉटम पे पूछ ले तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, और आप ये आश्चर्य करो, जस्ट ये प्रश्न कितने दिन पहले पढ़ा है, ईमानदारी से बताना कितने दिन पहले पढ़ा। सेम क्वेश्चन एक हफ्ते पहले पढ़ा, मिजोरम वाला। एक हफ्ते जो अगर कहा जाए मणिपुर वाला, मिजोरम वाला जो केस पढ़ा रहे थे, उसमें क्या बता रहे थे कि जब 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे तो आंकड़े बिल्कुल अलग मिलेंगे। और अभी हम किस योजना के तहत देख रहे हैं नए आंकड़े, किसके तहत? हमारी भी रिपोर्ट आई, उल्लास, है ना। और लास्ट। महाजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लालसोट का युद्ध कब हुआ? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब अपन मध्य प्रदेश की रियासतों के 50 शासक पढ़ रहे थे, तब भी ये कहा था कि सिंधिया होलकर गोंडवाना डायनेस्टी को अच्छे से कर लेना, जो डिस्क्रिप्टिव फाइल है। तो हमने देखा था कि जब हम सिंधियाओं की बात करते हैं तो महाजी सिंधिया के कंट्रीब्यूशन में एक तो हमको ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाला जो कंसेप्ट जो है वो ये पता होना चाहिए। दूसरा जो अगर कहा जाए लाल सूट का युद्ध, क्योंकि लाल सूट का युद्ध इसलिए क्योंकि महाजी सिंधिया जो थे उनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे किसके साथ। अब ध्यान से सोचो, 17, अभी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन लगाना, 1787 की एक स्टोरी पढ़ रहे हो, उस समय महाजी सिंधिया ऑपरेट कर रहे हैं उज्जैन के आसपास से। उस समय उनका कॉन्फ्लिक्ट उज्जैन के आसपास किससे होगा? किससे होगा? होलकर से होल करो। और 17, अभी हम 300 वर्ष बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, 1780 जो अगर कहा जाए 7 के आसपास होलकरों की पावर किसके हाथ में थी? किसके हाथ में थी? अहिल्याबाई की थी। अहिल्याबाई, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अहिल्याबाई होलकर के जन्म को 300 वर्ष हो गए हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं भोपाल में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किसके समकालीन थी, उनके सेनापति कौन थे। ठीक है, ये सब अगर नहीं पता है तो आप कैसे प्रश्न को लिंक करोगे? कैसे? अगर मान के चले कोई युद्ध आ जाए कि अहिल्याबाई होलकर ने इनमें से किस, जो अगर कहा जाए सिंधिया शासक के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा, तो हम तुक्का लगाएं तो कैसे लगाएं यार? तुक्का लगाने के लिए भी तो जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि 1787 में महाजी सिंधिया ने मुगलों की सहायता से राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में राजपूत सेना के नेतृत्व जयपुर जयपुर के जो कच्छा, और बाकी तो ये स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो उसमें पढ़ लेना यहाँ पर। और इसमें एक युद्ध और याद रखना है, पाटन का युद्ध, क्योंकि ये पूछा जो लालसोट का युद्ध, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये पाटन का युद्ध, ये आप याद रखिए। क्योंकि पाटन के युद्ध के बाद ये पूरा जो ग्वालियर से लगा हुआ जो पूरा बेल्ट था राजस्थान तक का, उसके ऊपर इनका धीरे से फिर इन लोगों ने क्या करा, अपनी कैपिटल यहाँ से उठाकर ग्वालियर ट्रांसफर कर दी। तो ये सब जो अगर कहा जाए युद्ध हैं, ये अपन ने पढ़े हुए हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आप ही की फाइल का लगा हुआ है सब, ज्यादातर तो मैंने आप ही की फाइल के लगाए हैं। ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल बेतुका लगा। आप किसी भी पेपर सेटर को ऐसे नालायकी वाले क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। नालायकी का मतलब है क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप जिस व्यक्ति के लिए प्रश्न कर रहे हो उसकी गरिमा को कमजोर कर रहे हो। आपको क्या हक है कि केवल कविता लिखने के लिए, या उन्होंने योगदान ही नहीं दिया मतलब केवल कविता लिखने के लिए, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लड़ा लिया, वो कविता लिखते थे। ये कविता भी लिखी हुई है हमने, जो अगर कहा जाए ये लिखी हुई अगर कहा जाए आपको दिख रही होगी, वो कॉमन सेंस है, आंसर बच्चे का सही है। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर सेटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। जैसे कोई कह दे कि महात्मा गांधी को जो अगर कहा जाए, महात्मा गांधी को केवल हिंद स्वराज के लिए याद किया जाता, केवल उनका उसमें कंट्रीब्यूशन बाकी कुछ नहीं, तो फिर तो आपने गलत कर दिया ना, उस आदमी के योगदान को ही आपने नकार दिया। तो आपको मालूम है कि भाई उनके कारण, जैसे जब मुगल बादशाह में बहादुर शाह जफर से, मेरठ से सैनिक निकले, बहादुर शाह जफर से मिले, और बहादुर शाह जफर ने कहा कि ठीक है भाई मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ यही है कि जो 52वीं रेजिमेंट के कमांडर जो थे, वो जब वहां 52वीं रेजिमेंट के साथ जो है वो मतलब उनके जो सैनिक हैं उनको प्रतंडित कर रहे थे, तो उनको लगा कि यार हमको जो है वो कहीं ना कहीं अपना कोई एक राजा चुनना चाहिए जो हमें लीड करे, और उनको दिखे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनको किया। फिर वो बाद में पकड़े भी गए, उनको जो है वो तोप से उड़ा भी दिया गया। उसके बाद भी ये 52वीं रेजिमेंट काम करती रही, किसके साथ, किसके साथ? हम्म दो उनकी लोगों के साथ, पत्नियों के साथ। पत्नियों के साथ, यानी आप ऐसे बोलो पत्नियों के साथ की जगह क्या बोलो, मान कुंवर और फुल फूल कुंवर, कुंवर। फुल कुंवर। उनको सहायता देती रही। तो प्रश्न ऐसा बनाते तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि वो 52वीं रेजिमेंट बना लेते, मान कुंवर फूल कुंवर बना लेते, कविता खाली लिख दिया तो जो अगर कहा जाए, ठीक है, ये अगर जैसे कि महात्मा गांधी ने जो अगर कहा जाए लाठी से जो है वो देश को आजादी दिला दी, अधूरा सा लगता है वैसा। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की बच्चों वाला, किसी का भी गलत नहीं गया होगा, क्योंकि जब भी आपको परियोजनाएं पढ़ाई एनसीईआरटी की वो फाइल सबके पास ही होगी जिसमें बताया कि स्टेट की कौन सी परियोजना है। तो उसमें अपने को एक सिंपल है, लोक मित्र तो सबको ही मालूम है कि हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, यहाँ पर बहुत कॉमन है। आप यहाँ सिंपल एक सिंपल टाइप कर लीजिए, लोक मित्र प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट खुलती है और किसी की खुलेगी नहीं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश ही इसको चला रहा है प्रोजेक्ट को। और ये इसमें से कोई बच्चे का गलत नहीं गया होगा। हाँ, शर्त है कि उसने जो अगर कहा जाए वो ई गवर्नेंस वाली फाइल में स्टेट के मिशन, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ई चालान, ई उपार्जन, आपको ये याद होगा कि मध्य प्रदेश शासन की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर चले जाओ, ई उपार्जन, ई चालान, आईआरडीए, वाहन, सारथी, ये सब मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसको अगर आप स्क्रॉल कर देते वेबसाइट पर जाके इस तरफ, तो आपको इसमें वो प्रोजेक्ट भी मिल जाता यहाँ पर। तो टेक्निकली आप कभी भी जाए, वो अगर कहा आ जाए, जब डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट्स के लाइन मिल जाते हैं। जैसे सपोज मान के चलो दमोह की, तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। वैसे तो ये पढ़ा ही है आपने, आपकी फाइल में भी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी दमोह डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, ये हम दमोह की वेबसाइट पर चले गए, और दमोह की वेबसाइट से हमने जो है उठाकर मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट उठा लिए। अब हमारे पास ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में पहला है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, है ना, ये हमारा ई गवर्नेंस है। दूसरा है ई चालान, तीसरा है सारथी, है बहुत कॉमन है। आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है अगर कहा आ जाए कि इससे संबंधित सब सर्विसेज जो है वो सारथी जो अगर, इसी तरह का एक पोर्टल जो है, वाहन, वाहन हमारा पोर्टल नहीं है एग्जैक्टली, वाहन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। वाहन पोर्टल यूज किया कभी? कोई गाड़ी को स्क्रैप करना हो, कोई लाइसेंस इशू कराना हो, अपनी गाड़ी की जानकारी हासिल करना हो, सब वाहन पोर्टल पे मिलती है भारत सरकार की आज, है ना। वाहन है, ई उपार्जन है, ऐसे अगर आप इसमें जो है बढ़ते जाओगे, ये बहुत सारे हैं, मतलब ये सब मध्य प्रदेश के ना। ई हॉस्पिटल है, ठीक है, समग्र पोर्टल सबकी बनी होगी, समग्र आईडी अगर कहा जाए, Yes, sir, yes, कितने sir. डिजिट की है गिनी कभी, कितने डिजिट की है? 9 डिजिट की सर।
ठीक है, यहाँ पर द यूनिक फैमिली आईडी 8 डिजिट एंड द फैमिली फॉर द फैमिली, यहाँ पर एंड मेंबर इज 9 डिजिट। आ गया समझ में? जिस बच्चे ने बोला आंसर बिल्कुल सही बोला। इतना नहीं पता है तो अपन कुएं के मेंढक हैं पढ़ाई में। ठीक है, इतना नहीं पता है तो जैसे आप में से हर एक को पता होना चाहिए पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है? कितने डिजिट का होता है? अरे 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। मतलब बस यही तुम्हारी पढ़ाई जो है वो अगर कहा जाए कूप मंडूक है कि तुमने किताबें तो पढ़ ली लेकिन जो जेब में रखी हुई चीज है वो कभी नहीं पढ़ पाए। तुम कभी नहीं पढ़ पाए कि तुम्हारा आधार कार्ड कितने डिजिट का है, तुम कभी नहीं पढ़ पाए कि तुम्हारा पैन कार्ड कितने डिजिट का है, तुम कभी नहीं पढ़ पाए कि वाहन पोर्टल तुम्हारे जो अगर कहा जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी उसकी डिटेल डली हुई है, यहाँ पर कभी नहीं पढ़ पाए। क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है ना वो हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं होती। उसको हम सबसे है ना सर पढ़ा रहे हैं, तो सर से ज्यादा अच्छा तो दुनिया में सब कुछ है। ये किताब खरीद ली इससे अच्छा कुछ नहीं है। जो आसपास है अभी यही क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा वहां पर कि जो समग्र आईडी में 8 डिजिट की फैमिली आईडी होती है और 9 डिजिट की जो अगर कहा जाए वो एक बच्चे को पता था, बाकी को भी खैर पता हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर अगर कहा जाए राशन मित्र योजना चला रहे हैं फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, यहाँ पर संबल 2.0 चला रहे हैं दूसरी, एमपी एजुकेशन पोर्टल, ये सब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश सरकार के। ये ध्यान रखना नहीं तो लोग सोचे कि संबल नहीं है। सब सब में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। सब कुछ आप कोई भी चीज जो अगर कहा जाए विदाउट ऑनलाइन पोर्टल के जो है नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम आरसीएमएस, ये भी जो अगर कहा जाए सीएम हेल्पलाइन, ठीक है यहाँ पर। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हमारे आसपास। हम तो कहते चलो ये इतना ना जाओ, ये तो खैर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा उसने, पर इतना तो चले जाओ कि जो अपनी जेब में अपने आसपास जो है रखा हुआ उसको जो है अगर कहा जाए ज्ञात कर लो। जो तुम्हारा आधार कार्ड है तुमको ये पता होना चाहिए कि आधार कार्ड कितने डिजिट का है, आधार कार्ड कौन इशू करता है, आधार कार्ड के ऊपर जो अगर कहा जाए किस एजेंसी का नाम लिखा होता है। ये अगर नहीं पता है तो बेटा फिर तो गड़बड़ है ना। मतलब हम अपने आसपास की चीजों को जो है वो पढ़ ही नहीं रहे। आधार कार्ड कितने डिजिट डिजिट का होता है जरा बताना? 12 12 12 डिजिट। ठीक, 12 उसमें भी एक 11 भी बोल रहा था कोई। 12 बाकी ने नहीं तो ठीक बोला 12 लेकिन एक कोई था जो 11 भी बोल रहा था यहाँ पर। और एक और चीज बताऊं है ना, अच्छी चीज जो तुम में से कई को नहीं पता होगी। आधार कार्ड जो तुम लोग किसी ये फोटोकॉपी वाले के यहाँ से उसका जो स्मार्ट कार्ड बनवा लेते हो ना, वो कार्ड कोई महत्व का नहीं है। आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके 50 रुपए पे करके उसका ओरिजिनल कार्ड आता है बाय डाक आपके घर। वो मुझे लगता है इस क्लास में शायद एक या दो बच्चों के पास होगा, मेरे पास तो है। अगर मेरा पर्स यहाँ रखा होता तो मैं दिखा देता। वो कार्ड ऐसा आता है, वो वैलिड होता है। बाकी सब जो अगर कहा जाए कि तुमको तनाव दे देंगे बाद में कहीं अगर किसी जगह उलझ गए तो वो ऐसा आएगा। अब पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से दिख रहा है ये, वो ऐसा बना हुआ जी आता सर दिख है। रहा है। जी ये सर ओरिजिनल कार्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड, इसमें डेट लिखी होती है किस दिन इशू हुआ है। ठीक है, बाकी जो है वो आप किसी फोटोकॉपी से प्रिंट आउट निकलवा लो, वो ठीक है चला लेंगे धका लेंगे गाड़ी सब चल रही है। पर जो प्रक्रिया है जिसके ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हॉल मार्क लगा दिख रहा है, ये यहाँ किसी ने बनवाया है कि नहीं बनवाया आज तक यहाँ? यस यस सर सर जी सर बनवाया। जी बनवाए। सर बनाए सर बनवाया ये सर। वो घर आता है पोस्ट से आता है पोस्टलेट, तो हमारे सामने। तो ये तो हमको समझ पड़ गया कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं चल रही। सेम हम पहले हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हम सीएससी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मैंने लिखवा दिए, मैंने इसलिए लिखवा दिए कि कम से कम तुम्हारा रिवीजन हो जाए। उमंग ऐप हम यूज करते हैं। ठीक है, मिशन मोड प्रोजेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय। डिजी लॉकर यूज कर रहे हैं, यूपीआई, कोविन, माय गवर्नमेंट ऐप, मेरी पहचान, माय स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और दीक्षा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस समय ई गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। टॉप मोस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही लिया है मैंने। तो आप ये वहां भी याद रख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऐसी लिस्ट आ जाए या उपरोक्त सभी करके आ जाए। तो हम किस जनजाति के लोग स्वयं को गौड़ों का छोटा भाई कहते हैं? किसी का गलत नहीं गया होगा। भारिया भारिया वाली फाइल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? भारिया वाली फाइल पढ़ी है ना? क्या पढ़ाया था कि उनके पूरे जो रिचुअल्स हैं भारिया ट्राइब के वो किसकी तरह हैं? देखो भारिया गोंडो। ट्राइब के रिचुअल्स इसलिए क्योंकि वो गोंड जैसे रिचुअल्स फॉलो। तो ये अपन को याद है ना कि भारिया जनजाति के अधिकांश देवता गोंड जनजाति के समान है क्योंकि वे स्वयं को गोंडों के भाई मानते हैं। भारिया जनजाति में बूढ़ा देव, बाग देव, दूल्हा देव, बरुआ देव, भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अब भगवान शंकर की पूजा तो गोंड जनजाति के लोग बहुत करते हैं। याद है ना पचमढ़ी में हर साल जो है वो मेला होता है।
देखा होगा। यस सर, यस सर। यस सर। आवेश। ये जब पढ़ाया था, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने पढ़ा, ये तो मतलब मैंने तो इसमें देखे कि जितने स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का छोड़ दूं अगर, क्योंकि करंट तो करंट वाली फाइल में मिलेंगे, सब तुम्हारी फाइलों में। और फाइलों में है इसका मतलब नहीं कि आपने फाइलों में पढ़ा है तो उन्होंने कहा सर हाँ सर फाइल में है तो, लेकिन याद कैसे रखें। ये समझाया भी गया आपको कि जब आप देवताओं की बात करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे। जैसे आपको गोंड बताया तो आपको ये बताया कि भाई अगरिया को कैसे लिंक करोगे, क्योंकि गोंड जनजाति से ही जोड़ना पड़ेगा अगरिया ट्राइब को। भारिया को कैसे लिंक करोगे, तो ये भी बताया था कि गोंड जनजाति का, गोंड का मतलब ही जो है अगर कहा जाए छुपा हुआ होता है। तो टेक्निकली कुछ उसका जनजाति का एक वर्ग विशेष था जो मेन स्ट्रीम में आ गया, कुछ मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया। उसमें से भारी आते, आज भी अगर कहा जाए मुख्य धारा में जोड़ना हमारे लिए चुनौती है, हम कर रहे हैं कोशिश, जो अगर कहा जाए मनुआन की टेकरी, ये बिल्कुल वैसा है। इसका आंसर तो चलो ठीक है हिस्ट्री के हिसाब से छोड़ दो, ये बिल्कुल वैसा है कि किसी इंदौर के बच्चे से पूछा जाए कि पाताल पानी कहाँ पड़ता है, किसी जबलपुर के बच्चे से पूछा जाए भेड़ा घाट कहाँ पड़ता है, और किसी ग्वालियर के बच्चे से पूछा जाए जय विलास पैलेस कहाँ जो है वो पड़ता है, यहाँ पर है ना। दतिया के बच्चे से पूछा जाए कि पीताम्बरा पीठ कहाँ पड़ता है यहाँ पर, और छतरपुर के बच्चे से पूछा जाए कि खजुराहो कहाँ पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा है। मध्य प्रदेश में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी, जैसे हम सीहोर जाते हैं तो सलकनपुर बहुत कॉमन है, ठीक है यहाँ पर। तो कोई भी भोपाल, चलो भोपाल ना रहता हो, मध्य प्रदेश की अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो मनोहाट के एक तो ये बहुत फेमस साइट भी है। मतलब गर्मी इस समय तो गर्मी में रोज जबरदस्त भीड़, कोई भोपाल वाला होगा तो गया होगा कि यस, नहीं। यस सर, यस सर, देखा सर। हाँ सब लोग, अभी तो पिछले साल एक केस के कारण न्यूज में थी, यहाँ एक मर्डर हो गया था उसके कारण ये कम से कम 8-10 दिन। जैसे अभी एक आपने देखा होगा इंदौर का एक केस चल रहा था कल, इंदौर वाला ये भी मेघालय बड़ा वाला। दुखद रहा कि वो मेरे ही परिचित थे, वो यानी समाज के ही थे, राजा रघुवंशी जिनका शव मिला। अब क्या करें, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक उपेक्षा है। बट टेक्निकली जब आप 8 दिन उसको पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि मेघालय में कौन सी वैली है, कौन सी घाटी न्यूज में है। तो ऐसे ही चीजें जो है वो हमारे आसपास होती हैं, कहीं और से जो है वो नहीं आती यहाँ पर। ये बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें कोई बहुत मेहनत वाली चीज जो है वो नहीं है। अब उपकरणों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क याद करो। आश्चर्य की बात है, तुमको एक फाइल ये जिसका गलत हुआ होगा ना क्लास में अगर किसी का, तो उसको केवल पीटना है मुझे और कुछ नहीं करना, क्योंकि एक ही एनसीईआरटी की फाइल से आ रहा है और ये सेम टिपा हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन, सेम पूरे क्वेश्चन सेम टिपे हुए हैं। अगर आपने देखे होंगे ये जो सो टर्मिनोलॉजी कराई थी मैंने आपको, उसमें ये साफ है। और सेम वर्ड लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग, उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों को, और हमने कहाँ से लिखा था, यहाँ से लिखा था, याद है। ये वाली फाइल से ही पढ़ा ना एनसीईआरटी का, अपने तीन ही फाइलें जो अगर कहा जाए एनसीईआरटी को फॉलो करी हैं, वो तीनों से ही, और चौथी से आया ही नहीं क्वेश्चन एक भी। पिछले भी, इससे पहले वो कौन सा जो पेपर हुआ था अभी वेटनरी वाला, उसमें भी उसने वहीं से पूरे उठा लिए। और सेम जो अगर कहा जाए तो सेम कैसे, मतलब जैसे ना कट करके क्वेश्चन। तो कल एक बच्ची का मैसेज आया कि सर वो एक एक जो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आया जैसे सेम की सेम लाइन कट हो। मैंने कहा सेम की सेम नहीं बेटा, वो भी वहीं से उठा रहा है जहां से हम पेपर बना रहे हैं अपने, कहीं और से थोड़ी बना रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, बेसिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ये ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इसको फॉलो किए। और ये सबका जो है वो अगर कहा जाए बनी गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हम लोग चीज़ों को जोड़ने में कर रहे हैं यहाँ पर अगर कहा। तो यहाँ पर एक तो एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड मशीन याद करो बताई थी। कौन बताएगा उस क्लास में कि एम्बेडेड में क्या बोला था, कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं एम्बेडेड मशीन भी होती हैं, क्या बताई थी याद करो। काय में यूज होते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, कुछ याद आया किसी को वो क्लास। हम्म। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, वेरी गुड, और बोलते जाओ, सही बोल रहे हो, बढ़ते जाओ, वॉशिंग मशीन से और घर में चीजें ढूंढो। माइक्रो मशीन, ओवन। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, इनमें सब में ओवन। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में एक टाइमर होता है 10 मिनट का, है ना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आज आपने देखा होगा आपके अगर माइक्रोवेव हो, माइक्रोवेव में आप क्या करते हो, 180 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट टाइमर सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा उस टाइम के बाद स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सब एम्बेडेड मशीन्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। ये एयर कंडीशनर जो लगा, अभी जैसे एयर कंडीशनर मैंने 23 डिग्री पर सेट कर रखा, जैसे टेम्परेचर 23 आएगा वो ऑटोमेटिकली उसका कंप्रेशर बंद हो जाएगा। ये सब चीजें जो अगर कहा जाए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, ये तो यशोधर्मन किसी का गलत गया ही नहीं होगा, ये भी तुम्हारी फाइल में ही है। ये इसलिए भी नहीं गया होगा क्योंकि जब तुमको चतुर्भुज मंदिर पढ़ाया था तो दो चीजें बताई थी, एक खास चीज भी बताई थी, और वो खजुराहो की ऑफिशियल फाइल से बताई थी गवर्नमेंट की, कि खजुराहो में जितने मंदिर हैं
वो सब इरोटिक आर्ट वाली मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको कामोत्तेजक मूर्तियां कहा जाता है। केवल एक चतुर्भुज मंदिर ऐसा है बड़े मंदिरों में, जिसकी वॉल्स के ऊपर बाहर आपको ऐसी ज्यादा ना के बराबर ही कामोत्तेजक मूर्तियां मिलती हैं। याद आया किसी को कि दिखाऊं वो लिखी हुई लाइन यहाँ पर? वो उसमें पढ़ाया था मैंने यहाँ। तो अब टेक्निकली जो है अगर कहा जाए, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुझे अगर कहा जाए ये कहाँ गया, एमपी ये एमपीआर, ये हम चले गए सांची सांची सांची, ये खजुराहो। तो ये खजुराहो का इसी फाइल से पढ़ा है, याद आया कि भूल गए? यस सर। है Yes, ना? sir. इसमें जब हमने चतुर्भुज, क्योंकि देखो चीजों को कैसे जोड़ोगे, जरूर थोड़ी कि यही प्रश्न आया, वो तो हो गया, निकल गया प्रश्न हमारे हाथ से। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, निराधार, ठीक है, निरंधार। इस मंदिर के शिखर सामान्य अनुपात में ठोस दिखाई देते हैं, यद्यपि काम्बोत्तेजक मूर्तियों में पूर्णतः रिक्त होते हुए, पूर्णतः रिक्त होते हुए भी इस मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर, ये बाकी तो आप खुद ही इसको जो है वो पढ़ लोगे, इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ये कॉमन। हाँ, इससे कम से कम ये चीज समझ पड़ी कि आपको विद्याधर, धंग, हर्ष, इनके शासनकाल में जो भी मंदिर आदि निर्मित कराए गए हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, मतलब इनके बारे में यहाँ पर। ये बेसिक है, ठीक है। उदाजी राव पवार, बेसिक आपको मालूम होगा कि जब बाजीराव के हाथ में पावर आई, बाजीराव राजा थे कि कुछ और थे, क्या थे वो, क्या थे? पेशवा। पेशवा। पेशवा. तो हाँ। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो है अगर कहा जाए हिंदू, हिंदू बादशाही के पादशाही, जगह का पातशाही। पादशाही, हिंदू पादशाही को पूरे हिंदुस्तान में फैला। तो उनको लगा कि क्या करूं, तो उन्होंने अपने कुछ अगर कहा जाए कमांडर्स अपनाए, अपॉइंट किए। जैसे अगर आप देवास जाओगे तो वहां पर आपको, सॉरी इंदौर जाओगे तो वहां पर आपको होलकर मिलेंगे। ग्वालियर के आसपास, उस समय ग्वालियर नहीं था, उज्जैन था, उज्जैन के आसपास से ग्वालियर तक जो है वो आपको सिंधिया जो है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना? तो आप धार के आसपास चले जाओ, जहाँ पर आपको पवार मिल जाएंगे। देवास का कोई बच्चा होगा तो वहां पर कौन है बताओ? एक मंत्री भी थे उनके नाम से। देव, पवार। हाँ बेटा। सर तुकोजीराव पवार मंत्री थे। हाँ, वही जो अगर कहा जाए कि वहां भी जो पवार जो थे यहाँ, इसीलिए मैंने कहा जो उससे याद रख सकते हो। इनको सबको अपॉइंट किया गया। तो ये तो बेसिक है। धार में जो अगर कहा जाए लमजेना किसी को भी गलत हुआ नहीं होगा, सबका सही हुआ होगा। और 50 बार पढ़ चुके हो, कई तरह की विवाह परंपराओं में पढ़ चुके हो, घर जमाई। और हमने कहा था कि जो घर जमाई के पीछे की कई समस्याएं थी। मेन जो घर जमाई का कंसेप्ट ये था कि भाई वधू मूल्य का कंसेप्ट जो है हुआ, अब नहीं चुका पाए तो क्या करोगे? वधू मूल्य का मतलब है कि लड़की से शादी करना है तो निकालो 2 लाख। अब साहब है ही नहीं मेरे पास 2 लाख रुपए। ये आपको वैसे पढ़ाया मैंने, पूरा लिखवाया भी इसमें। नीचे है पूरी फाइल गौंड जनजाति की, उसमें जो आपकी फाइल का ही अंश लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि साहब, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए चाहिए, वधू मूल्य चुकाना पड़े। अब साहब है ही नहीं हमारे पास। तो आओ 2 साल हमारे खेत पे काम करो तरह हो जाए। और जब पूरा काम हो जाए, काम करोगे, ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो कौन सी पिक्चर थी अक्षय कुमार की, उससे वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए कहता है, क्या नाम था वो फिल्म का, ठीक है मिस्टर मिसेस खिलाड़ी सर। हाँ, बच्चे की जान लेगा क्या, वैसा ही कुछ है। हालांकि उसमें शादी पहले नहीं होती। तो वैसे जो है वो हमने लमसेना जो है, लमसेना जो अगर कहा जाए कि परंपरा को देख चुके हैं, उसमें कुछ बड़ा नहीं है, बेसिक है। बच्चों वाला प्रश्न है, एनबी लोहानी, किसी का गलत गया नहीं होगा। आपसे उम्मीद है कि आप ये बार बार रिवाइज कर लो, आप ही की फाइल में आपने खुद 2500 बार पढ़ चुका है। एनबी लोहानी, गोपाल शरण, आदित्य विजय राज, ये ऑर्डर पुश। अब देखो क्या है, एमबीपीएससी के पास हो गए क्वेश्चन खत्म, है ना? अब वो क्वेश्चनों में कोई समझदार पेपर सेटर, अभी ये जो पेपर सेटर है ये समझदार किस्म का नहीं लगा मुझे, ठीक है, क्योंकि समझदार होता तो ये थोड़ा बहुत बच्चों को परेशान भी करता। परेशान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये जरूर देखें कि जो हम जिस बच्चे का पेपर ले रहे हैं वो पेपर का उसका दायरा कितना है, सोच का दायरा। एक बच्चे ने डेडिकेट होकर चीजों को समझा और याद किया और तैयार किया, एक ने जो अगर कहा जाए कि 1 लाइन फैक्ट याद किया, अगर दोनों को एक जगह तुलनात्मक रूप से खड़ा कर दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं। उसमें आपने उसके साथ अनजस्टिस किया जिसने ड्यू जबरदस्त मेहनत करी। यानी वो तो कूप मंडूक वाली कहानी हो गई। क्या आपने जो अगर कहा जाए कि समुद्र में, नदी में तैरने वाले मेंढक को भी जो अगर कहा जाए कुएं के मेंढक के बराबर ट्रीट कर लिया, तो गलत हो। अब उनके पास अगर अच्छा क्वेश्चन होता तो वो ये बोल देते कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो थोड़ा सा बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि यार आर परशुराम कब थे, बसंत प्रताप कब आए, ऐसे ऑर्डर में जमाने वाला क्वेश्चन जो है वो अगर आपको आ सकता है। ये क्वेश्चन एमबीपीएससी 2 पेपर में पूछ चुकी है, 2 पेपर में, एक में नहीं। आपको रटा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं।
कि संग्राम शाह द्वारा रत्नमाला नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है और इसमें अमहण दास उनका जो है अगर कहा जाए नाम मिलता है, उनकी पत्नियां पद्मावती और सुनीति के बारे में उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में हमको जो अगर कहा जाए म्यूजिक की भी जानकारी मिलती है। जो अगर कहा, ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये प्रश्न पूछना ही नहीं था। ये पेपर सेटर है ना, मुझे मिल जाए तो मैं उसको ठीक कर दूं बिल्कुल, क्योंकि आपके पास इतना क्या अकाल पड़ गया पेपर में क्वेश्चन का कि आप एक ही चीज को चार चार बार पूछ लो। ये ऑलरेडी अभी मुश्किल, मुझे याद तो नहीं आ रहा, आई थिंक प्रिंसिपल क्लास 1 या उसमें ये आया है डीएसपी सर। डीएसपी रेडियो में आया था सर। इसमें बेटा, डीएसपी रेडियो। हाँ, और सेम ही पूछा है अभी, जैसे ये बच्चे ने बोला है ना, देखो मतलब ये दुखद है। इस पेपर में कम से कम 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे, और ये मैं इसीलिए जब भी आपको टेस्ट सीरीज या कहीं भी मैं वो पुराने पेपर इसीलिए अटैच कर रहा हूँ भैया, कि कम से कम पुराने पेपर, और ये एक एक पेपर मैं आपको इसीलिए सॉल्व कराता हूँ। नहीं तो मैं क्यों, जो अगर कहा जाए सॉल्व कराऊंगा आपको, मैं सॉल्व इसीलिए करा रहा हूँ कि कम से कम आप पुराने इनमें से कोई भी पेपर उठा लोगे तो आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे ढेरों। तो टेक्निकली ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आजकल जो है वो बनने लगे हैं, जैसे यहीं कहीं देखोगे, कहीं लिखा दिख रहा है, वो ये है डीएसपी रेडियो। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली किसमें है, बच्चे ने बोला तो मैं देख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसमें वैसे होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो जो है अगर नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ अब जैसे ये क्वेश्चन अभी इसके पहले वाले पेपर में जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री भी पूछ चुकी है, डीआरडीओ के रोबोट्स वाला यहाँ पर है ना। ये अब इस क्वेश्चन से याद करो, इसी से एक क्वेश्चन और तुमको तैयार हो गया। अभी पिछले वक्त 2 हफ्ता पहले करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक पढ़ा है, ऑपरेशन सिंदूर तो बताया था। कि अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ड्रोन न्यूज में है, कि कौन सा ड्रोन हम सर्वेलेंस में यूज कर रहे हैं, कौन सा ड्रोन कहाँ यूज कर रहे हैं, वो जानकारी जो है वो आपको होना चाहिए। तो उस पे जो अगर कहा जाए क्वेश्चंस आते हैं, इसी में कहीं देख लेना, धीरे धीरे करते हुए बढ़ोगे तो। मुझे तो याद नहीं कि किस वाले उसमें आया था, पर होगा, यही होगा ये जो है। जैसे झंडा सत्याग्रह भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है, और दिख रहा है कहीं ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जो आ चुके हैं यहाँ। चलो वो तुम लोग धीरे धीरे करते हुए जो देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और वो और भी क्वेश्चन है इसमें नीचे, पता नहीं, हो सकता है कि एक बेटा बच्चे ने बोला है तो देख लेते हैं। हम्म, अब मुझे तो इसमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो हो सकता है कि किसी दूसरे पेपर में आया, ऐसे कुछ आया होगा किसी न किसी जो अगर कहा जाए क्वेश्चन पेपर में। तो ये तो बेसिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट गोंडवाना के बारे में हमें अच्छे से सब चीज़ें पता है, कुछ गलत होगा नहीं। भारत शासन ने औपचारिक रूप से ये सबको रटा होगा जिसने पढ़ा है ईमानदारी से, और पहली ही क्लास में पढ़ा है। पहली क्लास में मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था, तो केंद्रीय प्रांत बरार चारों बताया था, तो वो लिखा हुआ है वहां पर नीचे कि केंद्रीय प्रांत बरार 1861 से 1903 तक केंद्रीय प्रांत के नाम से जाना जाता है। हालांकि क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं उसको गलत कहता हूँ, मतलब पेपर सेटर को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रांत और केंद्रीय प्रांत में अंतर होता है। मध्य इसका वर्ड कभी भी इसके लिए मध्य प्रांत यूज नहीं किया गया, हमेशा इसके लिए केंद्रीय प्रांत बराबर यूज किया गया है ना, सेंट्रल प्रोविंस। इंग्लिश से ये होता है गूगल के ट्रांसलेशन का काम, है ना। क्योंकि मध्य भारत था हमारे पास, मध्य प्रांत नहीं है वर्ड जो है वो, है ना, केंद्रीय प्रांत है। पर ठीक है, मतलब कई बार चीजें अगर कहा जाए कि पेपर सेटर ही व्यवहारिक ज्ञान लेके नहीं बैठा हुआ है, उसके ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मध्य और केंद्रीय में जो है वो अंतर हो सकता है, तो फिर जो अगर कहा जाए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं सोचने के लिए। तो 1861 से 1903 तक ये केंद्रीय प्रांत था। फिर 1903 में इसे केंद्रीय प्रांत बरार कहा जाने लगा। और फिर स्वतंत्रता के समय इस क्षेत्र में सबसे जो एक्टिव पर्सनालिटी थे वो रविशंकर शुक्ल थे। इस कारण केंद्रीय प्रांत बरार के मध्य प्रदेश में गठन से पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ही थे। और वो अगर कहा जाए कि पहले अगर कहा जाए कि इसमें नारायण भास्कर का जो उल्लेख है वो आप पढ़ लोगे यहाँ तक। ये स्पेन वाला है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, किसी गलत गया नहीं होगा, है ना, वो छोड़ दो अपन यहाँ। मालवा ताम्र पाषाण कालीन बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना, मतलब थोड़ा सा अंदर पूछ लेते। हालांकि जिनका हिस्ट्री सिलेबस का रहा होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, तो ये तो सबको ही पता है यहाँ पर कि एच डी साकलिया यहाँ पर। हाँ, इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा समझदारी से करना चाहता तो वो एच डी साकलिया का ही नाम 4 जगह दे देता। हसमुख धीरज लाल साकलिया, हरीशचंद साकलिया, ठीक है, हंसा सिंह साकलिया, ऐसे कुछ नाम वो बदल कर दे सकता था यहाँ पर। क्योंकि चीजें आप बच्चे को पता है, लेकिन उसके कंसेप्ट कितने क्लियर है
क्या उसको मालूम है कि हसमुख धीरज लाल साकड़िया जो अगर कहा जाए उनका नाम? अगर पता है तो वेल गुड, नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से ये तो आपने अभी ये सब तो अभी रिवीजन किया है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि किसी का गलत गया होगा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री का उठा लिया उसने, याद आया? आया है ना, प्री में भी आ चुका है ये, यानी ये क्वेश्चन पीएससी 2 बार पूछ चुकी है किसी एग्जाम में। और आपको हमेशा ये चीज बताई गई है कि आप अगर फुल फॉर्म याद नहीं रखोगे तो आप उलझ जाओगे एग्जाम के अंदर। ये बिल्कुल ध्यान रखना। किसी को याद आया है क्वेश्चन कहाँ देखा है इसके पहले? प्री में ही देखा था सर, प्री में ही आया। प्री में ही आया था सर। हाँ, तो फिर जो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, ये कॉमन सेंस वाला, ये भी आप पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये तो खैर किसी का गलत नहीं गया, क्योंकि जो है वो, हाँ, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता तो वो ऐसे पूछता जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ कंपोजिशन ऐसा है मध्य प्रदेश का। क्या हमें दिख रहा है कि शुष्क सागौन के वन सबसे ज्यादा है, 27.06%। फिर मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है, उसके बाद 24%। तो ऊपर के दोनों को मिला के अगर कहा जाए कि हमारे पास 50% से ऊपर का फिगर हो गया। फिर उत्तरी मिश्रित पर्णपाती वन, और फिर जो अगर कहा जाए झाड़ियाँ, झाड़ियों का परसेंट बहुत कम है। तो श्योपुर के आसपास का बेल्ट जाओगे तो वहां झाड़ियां और कांटेदार, जो अगर कहा जाए कांटेदार वन पाए जाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ साफ है कि पूरे जो वन है वो पर्णपाती है। पर्णपाती क्यों बोल रहे हैं, कौन से क्या करते हैं वो? ये पत्ते अपने पत्ते गिरा गिरा देते देते हैं। गिरा देते हैं। ये तो सबको कॉमन सेंस है कि पत्ते गिरा देते हैं। अब वो पत्ते गिराने की प्रक्रिया क्यों करते हैं? एक केमिस्ट्री की और फिजिक्स की थ्योरी के कारण। वो क्या है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन, ये भी बिल्कुल सही है। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर एवोपोरेशन। ट्रांसपरेशन। इसीलिए ट्रांसपरेशन। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा था, जिस बच्ची ने एवोपरेशन कहा ना, बस इसीलिए, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन है ट्रांसप्रिएशन, ठीक है, एवोपरेशन नहीं, वो वाष्पीकरण है। मैं पूछता क्यों हूं, उसका कारण है, आप बोलते हो ना तो आप अपनी गलती भी सुधारते हो। स्टेज चेंज होती है जब एक से तीसरी स्टेज में जा रहा है ना, वो यहाँ अगर कहा है तो टेक्निकली अगर कहा आ जाए कि वो ट्रांसप्रिएशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन को जो तुम्हारे घर में दूध और पानी उबल रहा है वो ट्रांसपिरेशन नहीं, वो एवेपोरेशन है, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। और प्लांट जो कर रहे हैं वो सीधे ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। तो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने कई बार बताया कि एक पौधे की एक पत्ती तोड़ो, उसमें एक ट्रांसपेरेंट पन्नी बांध दो और आधे घंटे रखा रहने दो, अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो चूंकि गर्मी में पानी की कमी है, इसीलिए वो अपनी पत्तियों को गिराकर जमीन से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी मिलता है उसको बचाकर अपना जीवन बचाए रखते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर चूंकि हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले स्टेट हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले राज्य है, तो हमारे यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट ना के बराबर है। केवल अगर आप पचमढ़ी चले जाओगे तो एक छोटा सा बेल्ट है पचमढ़ी का, जहाँ नर्मदापुरम जिले में यानी सतपुड़ा के अंदर, वहां आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ जो अगर कहा जाए बेल्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज हमारे यहाँ सदाबहार वन है ही नहीं, हमारे यहाँ सब पर्णपाती वन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबको मालूम है किस तरह का है, कई बार बताया आपको। क्या बताया है इसमें कि इसको हमारे और आपको चलाना क्या है, इसको बहुत कठिन है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें क्या नहीं आते, वायरस नहीं आते। तो याद करो किस फाइल से देखा, इसी से देखा। ये वही फाइल है कंप्यूटर वाली जिससे पढ़ा है तुम लोगों ने, कमांड बेस्ड इंटरफेस, वो लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिक्स। एमएस डॉस, जब तुम लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, बिना लाइसेंस वाला, तो वो किस पे आता है? डॉस पे आता है, आता है। और डॉस पे यस सर। आता है और उसमें आप क्या करते हो, रन करते हो जो है कोई दूसरा प्रोग्राम, जैसे अभी आप सबको विंडो 11 रन कर रहे हो। तो जब ये करप्ट हो जाती है तो वो कमांड से ही ठीक होता है। तो एक आम आदमी को वो कमांड नहीं आती, इसलिए वो कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले के पास जाता है और फिर वो कमांड देकर जो है वो, अगर कहा जाए, उसमें या तो प्रोग्राम को रन करता है या फिर जो है वो री इंस्टॉल करता है, जो भी करता है। तो डॉस जब भी आपने देखा होगा, सस्ता जैसे लैपटॉप आप खरीदोगे तो वो कभी भी लाइसेंस के साथ नहीं आता, ठीक है। या डेस्कटॉप, जनरली जो असेंबल डेस्कटॉप बनवाते हैं दुकानदार से खरीद के, वो सब जो अगर कहा जाए कि डॉस पे ही बनवाते हैं, क्योंकि जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस 5-6 हज़ार रुपए का होता है। तो हमने कहा यार कौन देगा, तो 100-200 रुपए में फॉर्मेट करा लेते हैं। लेकिन उसकी खासियत है कि वो कभी भी कंपनी के थ्रू क्या नहीं होता, कंपनी के थ्रू अपडेट नहीं होता है ना। वो अपडेट नहीं होगा तो तुम्हारे सिस्टम को खा जाएगा किसी दिन। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है ना। और अभी तुम कौन इनमें से एक एक जो अगर कहा जाए ऑपरेटिंग इंटरफेस तुम यूज कर रहे हो इस समय, बताओ जल्दी से। वॉइस ए बेस्ड ए इंटर ए सर ए। डी,
टच बेस्ड इंटरफेस। टच टच बेस्ड तो बेस्ड मोबाइल के ऊपर जो करते हो, बच्चा भी चला लेता है। आप सोचो, सबसे सरल ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय दुनिया में है टच बेस्ड इंटरफेस, सबसे, अगर कहा जाए तो। ये तो 73वां संविधान संशोधन हो गया, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। राज्यसभा की सीट बच्चे वाला प्रश्न है, पिछले हफ्ते भी क्वेश्चन सेम ही पूछ चुका है। बस यही कि उसमें ये ना पूछ के दूसरा पूछ लिया था, यानी जो वेटनरी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं गया होगा। ये तो हम कम से कम 25 बार रिवीजन कर चुके हैं। अभी सबसे लेटेस्ट रिवीजन किस दिन करा, जल्दी से बताओ, किस दिन करा? और तुमसे कहा था फूड सेफ्टी वाला भी, अगर कोई बच्चा बैठा होगा, कि शाम को पावर्टी वाली क्लास अटेंड कर लेना, जो एमपीपीएससी मेंस की क्लास है, क्योंकि उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पढ़ाऊंगा कि उसके कितने इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं। याद आया किसी को कि नहीं आया? यस सर। ना? तो यस उस सर। सर। जो अगर कहा जाए, जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था, ये वाला उसी क्लास का जो पोस्टर चिपका हुआ, उसमें क्या क्या बताया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो अगर कहा जाए, हमारे नीति आयोग कितने कितने इंडिकेटर्स के आधार पे कर रहा, देखें कोई उस दिन की क्लास को, कितने इंडिकेटर? 12। 4 सर। 12। 12, 4 नहीं 12 जो अगर कहा जाए, तो नीति आयोग ने 12 इंडिकेटर बना रखे। अब यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने दोनों चीजों पर डिस्कशन किया था कि अगर हो सकता है कि वो ये पूछे 1,36,00,000 वाला, या ये पूछे और ज्यादा, अगर उसको तारीफ अगर करना थी सरकार की, तो कौन सा पूछता? ये 2.3 करोड़ वाला, पिछले 9 वर्ष में। तो रिवीजन सबका हो गया कि हमने जब पावर्टी वाला जो अगर कहा जाए, क्या बोल रही है बच्ची, साउंड कंटिन्यूस कट आ रहा। बेटा तुम्हारे यहाँ का इशू है ये साउंड कल भी ये बच्ची ने मैसेज किया था, अगर कहा जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू जिसके यहाँ रहता है उसको साउंड आएगा, बाकी किसी को साउंड में दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं नो सर। सर। तो पिछले 9 वर्षों में यहाँ पर अगर हम इसमें यहाँ चले जाए और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा पावर्टी पढ़ लें, ये हमारा पावर्टी वाला फाइल है ये। तो इसमें ये 3 चीजें आप अभी भी रिवीजन कर लेनी। ये तो हालांकि मेंस के बच्चों के लिए फाइल बनी है, मेंस की है, लेकिन कम से कम आप ये याद रखना, बहुआयामी के जो घटक हैं वो ये घटक आपको दिख रहे होंगे। पहला आपको दिख रहा है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन घटकों को भारत में अगर कहा जाए, नीति आयोग ने 12 इंडिकेटर्स में क्लासिफाई किया है। ये 12 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं आपको नीति आयोग के यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर इन 3 को 12 में इंडिकेटर्स में किया हुआ है। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपको रटना चाहिए या याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने ये, हाँ चलो मैं इसमें एक आपकी हेल्प कर दूंगा कि वो मेंस का आर्टिकल आपके बैच के साथ भी अटैच कर दूंगा, तो आप खुद भी पढ़ लेना कि हाँ ये जो है, क्योंकि इसमें अपन ने एक एक योजना की भी बात करी है। याद आया? हर एक के लिए क्या है, आवास के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिजली के लिए क्या कर रहे हैं, संपत्ति के लिए क्या कर रहे हैं, बैंक खातों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये अब जरूरी नहीं कि इस बार कोई क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें यही आए, हो सकता है कि वो इससे जोड़कर जो अगर कहा जाए कि कोई और क्वेश्चन जो है वो पंच कर ले, इनमें से कोई अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाए। हो सकता है कि ये आपको गरीबी वाले ये आयाम आ जाए, कि किसने जो अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी कम हुई तो झाबुआ में कम हुई। ये शायद आई थिंक एमपीपीएससी में आ चुका है। इस तरह से ये योजनाएं आप चाहो तो ये फाइल में अटैच कर दूंगा, और आपसे उम्मीद है कि आप चाहो तो ये वीडियो देखकर इसको एक बार और रिवीजन कर लेना कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। मध्य प्रदेश में सीतल पानी, गिरधरी, धौली, जट्टा, ये किसी का गलत गया? मतलब अगर कोई करता तो गलत जाता? नो ठीक है, सर। नहीं जाता है ना। रटा हुआ है तुमको माइंस जो है वो तांबे की, और ये माइंस हमने 2 जगह पढ़ी है। एक तो हमने अपनी फाइल में तो पढ़ी है, इसके अलावा जब भी हमने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करी तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो माइन है, अभी मैग्नीज की भी पढ़ी थी, इसकी भी पढ़ी थी, मैग्नीज की भी हमने जो अगर कहा जाए माइंस के बारे में बात करी है। याद करो, थोड़ा से रिवाइज कराओ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसने हमारे यहाँ कब प्रोडक्शन शुरू करा, कब लगाया प्लांट? 1972। 82 सर। 82 सर, 82। 82। तो 82। अभिषेक तुम 82 गलत कर रहे सर। हो, मीन्स लिखोगे इस बार 82 सर। 70 बोल रहे हो यहाँ पर। तो 1982 है ना, ये अपने को याद है। यानी जब हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो उसने क्वेश्चन कट किया है वहां से, ये सेम क्रम में है, इसलिए हमारी फाइल में भी सेम क्रम है, क्योंकि हमने भी वहीं से लिया, हमने कोई जो अगर कहा जाए अलग से तो नहीं लिया। तो जिस क्रम में वहां है, इस क्रम में पेपर सेटर ने उठाकर जो है वो पूछी यहाँ पर सर सीता। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था। हाँ बेटा, सर सब आए हैं। पिछली बार ही आया था शायद। 15 क्वेश्चन इसमें, 12 से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आप ये जो अपन पेपर सॉल्व करते हैं इसी को कोई अच्छे से कर ले, तो इसी से तुम्हारा 50% पेपर बन जाता है।
पिछले हफ्ते के पेपर कर लेते तो उससे भी कम से कम 20 क्वेश्चन पकड़ में आ जाते यहाँ पर। तो ये मतलब देखो जो क्रम है, वो क्रम कैसे उठाया उसने, क्रम मतलब अपने को समझ पड़े कि पेपर वाला पेपर ले कहाँ से आ रहा है। पेपर वाला जैसे ये जो ऑर्डर लिख रहा है, ये ऑर्डर हमारे पास भी यही ऑर्डर है यहाँ पर अगर कहा जाए, यही ऑर्डर हमारा क्यों, क्योंकि हमने भी ऑर्डर वहीं से उठाया है जहां से अगर कहा जाए पेपर सेटर ने उठाया, कोई अलग तो है नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार ये कॉमन है, थोड़ा बहुत सबको याद होगा कि इसमें, हाँ इसमें थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको याद रखना कि स्पेशल कोड तो अपने को दिख रहा है कि सेक्शन 14 के तहत है, और वो किस लेवल का कोर्ट होगा, किस लेवल का कोर्ट होगा, जल्दी से बता दो, थोड़ा बहुत किसी को पता होगा। अरे बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट सेशन लेवल का स्पेस कोर्ट होगा कि नहीं स्पेस कोर्ट होगा, है। जिला सत्र स्तर का कोर्ट होगा, या तो हम कोर्ट नहीं बना पा रहे तो हम किस कोर्ट को ही उसकी राइट दे देंगे, जिला और सत्र न्यायालय। जिला स्तर। देखो दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक दीवानी कोर्ट, सिविल कोर्ट, है ना। सिविल कोर्ट का मतलब है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के जो इश्यूज होते रहते हैं घर में, वो सब सिविल कोर्ट सॉर्ट आउट करता है। दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट, हत्या डकैती बलात्कार लूट प्रॉपर्टी को लेकर मारकाट हो जाए, ये सिविल की जगह क्रिमिनल कोर्ट करते हैं, है ना। इनको फौजदारी अदालत कहते हैं अगर ब्रिटिश पीरियड के समय से देखा जाए तो। जो कोर्ट इन दोनों की सुनवाई कर सकता है वो होता है सत्र न्यायालय। जिला सत्र जो न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो दोनों तरह के केसेस को हैंडल कर सकता है, वो क्रिमिनल केस भी देखता है और सिविल केस भी। फिर उसी के खिलाफ आप अपील करते हो हाई कोर्ट में, उसी के खिलाफ जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ आपको स्पेशल कोर्ट दिया, और स्पेशल कोर्ट को जिला सत्र अदालत के इक्विवेलेंट रखा उन्होंने। उसका कारण ये है कि उनको दोनों तरह के केसेस को दिखवाना है इसमें। ओरिजिनल जो एक्ट था उसमें अपील के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, बाद में सेक्शन जोड़ा अपील। ये हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए इसमें ये तो एक्ट अपन अलग से पढ़ते ही हैं। राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध घटा और जो उसके फेवर में जो अगर कहा जाए गवाही दे रहा, उन दोनों का आप कैसे संरक्षण करोगे। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी एक्स व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहा और उसने उठाकर जो है वो एक SC ST केस में मुकदमा दायर कर दिया। अब साहब कोर्ट में सुनवाई चल रही, अब कोर्ट में बुलाया गया कि गांव से धीरू सिंह को बुलाओ, कहने लगे कौन है साहब, कहने लगे साहब इनके सामने कहा था ये शब्द। अब धीरू सिंह है एक मजदूर जो कि रोज मजदूरी करता है। अब अगर वो न्यायालय तक जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है कोर्ट, तो वो जब जाएगा तो उस दिन की उसकी मजदूरी खराब हो जाएगी। तो ये जो 15 है ना, इसमें व्यवस्था करना पड़ेगी सरकार को कि उस दिन जो उसका जो भी जा रहा होगा पैसा, वो कम से कम उसको दें जिससे कि वो वहां गवाही देने जा सके। ये पहले ओरिजिनल एक्ट में नहीं थे, इसलिए केस क्या हो जाते थे, बड़े उलझे हुए रहते थे। हालांकि आजकल तो सब चीजों का मिसयूज भी होता है, ये भी बड़ा दुखद है। ठीक है, तो राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस ये आप याद रखिएगा, बाकी तो अपन कर ही रहे हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मेरे हिसाब से शायद या तो प्रिंसिपल क्लास 1 में आया है या किसी और क्वेश्चन पेपर में है, जहां तक मुझे शायद याद आ रहा है तो प्रिंसिपल क्लास 1 में ही आया है, उत्तर पश्चिमी भाग में। यानी सेम प्रश्न आया है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मानसून का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए कि किसी समय वहां 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही, तो कभी जो अगर कहा जाए 50 सेंटीमीटर, ये जो वेरिएशन दिखता है, ये वेरिएशन आपको उत्तर पश्चिम भाग में दिखेगा, दक्षिण पूर्वी में तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पूर्वी भाग में भी जो है नहीं दिखेगा, वहां मंडला बालाघाट वाली बेल्ट पे अच्छी वर्षा हो रही, दक्षिण पूर्वी में वहां भी अच्छी हो रही। उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा वर्षा का, वही परिवर्तनशीलता। और सेम प्रश्न आ चुका है। अब किसी को याद, एक तो मुझे ये याद नहीं होना चाहिए कि कौन से पेपर में आया है, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है सबकी कि कौन से पेपर में आया। वो तुम्हारी ड्यूटी इसलिए बनती है सबकी कि तुम लोगों को पेपर लेना है ना, मेरे को पेपर थोड़ी देना, मेरे को तो क्वेश्चन पेपर कराना है। तो मेरे दिमाग में ये कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते, तो मैं पढ़ाते समय इस चीज को शामिल करता हूँ। ये भी मैंने पढ़ा है, वो ज्योग्राफी वाली फाइल देखोगे उसके अंदर डला हुआ है ये क्वेश्चन, किसी वर्षा के आंकड़ों में उसमें डला हुआ है यहाँ पर। ये अभी, अब मुझे एक्चुअल क्या होता है ना, पुराने पेपर देखने में टाइम बहुत चला जाता है। अब आया तो है या तो सर आया है MPPS 2020 में। हाँ किसी क्वेश्चन पेपर में अभी, या तो प्रिंसिपल क्लास 1 वाले एग्जाम में आया या कुछ में आया, वो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या है, देखने में टाइम चला जाता है। अपन देखेंगे किस दिन अगर लगेगा तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो है वो अपन लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से जो अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसी में है शायद, कहीं देख देख लेंगे अपन जहाँ भी होगा यह। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई यहाँ तक, इसमें कुछ मुझे जो है वो, अब जैसे यही क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। अभी आप देखो ध्यान से, पश्चिमी सतपुड़ा की सेड़ी, ये आया क्वेश्चन आज ही, अभी दिखा रहा तुमको, देखो ये कुछ, अब ये तो अचानक ही दिख गया मुझे, ये यहीं कहीं लिखा हुआ है, जी सर। यहीं कहीं लिखा हुआ है। अब कहाँ लिखा हुआ, पहले तो इसी को दिखा दो कि वो तो ऐसे ही खोल लिया मैंने पेपर, मैंने कहा यार चलो शायद उसमें आया होगा। ये बीजागढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित
है ना, पश्चिमी सतपुड़ा में। अब ये क्वेश्चन खुला हुआ है, देखो, ये अभी प्रिंसिपल क्लास 1 का जो अगर कहा जाए कि पहाड़ी समूह में पश्चिमी सतपुड़ा में जो अगर कहा जाए बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़, ये सेम ऑर्डर में अपने को जो है वो आगे की ओर बढ़ना था, यानी सर ये 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन। मतलब वही कह रहा हूं ना, एक ही एक क्वेश्चन कई बार जो, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो अगर कहा जाए, ठीक है, ये और क्वेश्चन जो अगर कहा जाए, ये भी आया आज, जी सर, जी है सर। ना। बस ये है कि उसने पाताखेड़ा की जगह क्या पूछ लिया, सारणी। अब सबको मालूम है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारणी में पड़ता है, तो बैतूल जिला चला गया, ठीक है, तो पाताखेड़ा जो वो लिंक हो गया उसके साथ जगह का। तो आप अभी आप देखो, बहुत बेसिक है कि हमने एक रैंडमली पेपर उठाया, और उस रैंडमली पेपर के अंदर हमको दो क्वेश्चन तो एक ही पेज के ऊपर मिल गए जो आए, और तीसरा क्वेश्चन जो अगर कहा जाए, ये तो खैर उससे तो लिंक नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो पूछा गया है यहाँ। तो आप थोड़ा सा अगर शांत मन से पुराने पेपर लगाते हो, प्लस उनको समझते हुए लगाते हो, तो आपको क्वेश्चन जो है वो आपके गलत जो है वो नहीं होंगे, मुझे इतना जो है वो भी में है सर, वो अभी आप जो देख रहे थे शुरू में ही है। क्या बेटा? वो संग्राम सावल अभी है इसमें सर, रिपीट हुआ है वो भी। इसमें अच्छा हाँ, शुरू में ही है सर जी, ये राजी। देखो, आप बताओ, हद है यानी, तो शर्म वाली बात है ना। पीएससी को थोड़ी शर्म, जैसे कहते हैं ना कि शर्म चुल्लू भर पानी के अंदर तो डूबना ही चाहिए। अब आप सोचो, 3 क्वेश्चन तो यहीं दिखा दिए मैंने, इसी अभी नीचे तो मैं पहुंचा ही नहीं, अगर कहा जाए एक ही पेपर के अंदर से 3 क्वेश्चन दिखा दिए 50 में से, कि काव्य साहित्य की रचना गौड़ राजा संग्राम शाह के द्वारा की गई यहाँ पर। बस उसने क्या करा, थोड़ी समझदारी क्या दिखाई कि ऑप्शन बदल दिए, कि कोई जो अगर कहा जाए मुझे गाली ना दे। तो आप सोचो कि आप पुराने ही पेपर, ये पेपर भी मैंने सॉल्व कराया, ऐसा नहीं कि नहीं कराया, सब पेपर मैं इसीलिए तुम लोगों को लेकर पेपर सॉल्व कराता हूँ, कि कम से कम कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, तो चीजें जो है वो अगर आती हैं तो हमको समझ पड़ जाती हैं कि यार किस तरह के जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, इनको करते समय क्या जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो, ये तो बेसिक सी बात होगी, और भी अब आप देखोगे तो इसमें एक आध क्वेश्चन और भी मिल जाएगा, मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन तो हमारे मिल जाएंगे, धीरे धीरे चले थे यहाँ। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई, हमको ये कुछ बता रही, एक सेकंड, कहाँ थे अपन, कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? हाँ, ये तो, ये तो बेसिक हो गया। मध्य प्रदेश मेरा बजट सबको रटा होगा 2 ट्रिलियन, और ये आपको कहा भी था कि दो ही चीजें, अभी एक हफ्ते पहले भी आपको कहा कि दो चीजों पर ज्यादा फोकस है, एक 2 ट्रिलियन वाले के ऊपर यहाँ पर, और दूसरा जो अगर कहा जाए 2 ट्रिलियन के अलावा हम हमारी आय कितनी करने के लिए जो है वो प्रयासरत हैं, कितने लाख। 22 22 लाख। लाख। 22 लाख। बस 22 ये लाख। 22 लाख। आपको याद रखना है कि साहब हम 22 लाख जो अगर कहा है, ये लिखा ना कि 1,42,000, ये पिछला है। इस साल की जो अगर कहा जाए इकोनॉमिक सर्वे में 1,42,000 नहीं, 1,52,000 प्लस है, ठीक है। हाँ, ये है कि उसको हमको 22 लाख तक जो है वो पहुंचाना है, ये एक साफ है। आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान सबको रटा हुआ, पहले कहाँ था जब स्थापना हुई थी, शुरू में छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा याद सर। करो कि क्यों बताया था, किसको याद आया कि क्यों बताया था ये क्वेश्चन? बादल भोई के नाम से हाँ, था क्योंकि सर जो वो। बादल वही जो अगर कहा जाए संग्रहालय, उसको क्या कर दिया सरकार ने अभी, क्या कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, मतलब उसमें बादल भोई शंकर शाह संग्रहालय केंद्र सरकार की स्कीम के तहत फंड मिला है उनको। तो वो पढ़ाते समय भी ये चीज पढ़ाई थी, बाकी तो ये तो खैर आपको जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके फाइल में ही है। ये 100 ही पॉइंट कोई पढ़ लेता जो मध्य प्रदेश के, तो उसी में से 5-6 क्वेश्चन तो उसी में से आए। ये मई 2025 में इंदौर में हुआ कॉन्क्लेव। ये डे टू डे की घटनाएं आप अगर नहीं पढ़ोगे, डे टू डे, जैसे अभी भोपाल में सॉरी, भोपाल में अगर कहा जाए 31 मई को जो हुआ, उस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन जो अगर कहा जाए आपको भूल जाएंगे। बरुआ सबको रटा हुआ है, क्या बताया था जब बरुआ पढ़ा था, तो गांव की कोई कहानी बताई थी कि हमारे गांव में भी ऐसी परंपराएं चलती थी, कौन बताएगा? अरे तुमको, वो पंडित सर। हाँ पंडित, अरे बेटा वो बच्चों वाली, देखो तुम जो है ना रटा पिटा सर वो गान मेरे झाड़ सामने फूक करते थे। हाँ, रटा पिटा ज्ञान जो है ना आजकल जो इंटरनेट पे यूट्यूब का ज्ञान है, वो मुझे ज्यादा समझ नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें क्या बताया कि आज भी गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनको देवता या देवियां आती है, राइट, उनके शरीर में, और किसी त्योहार विशेष पे लोग उनकी उपासना करते हैं। जैसे मैं जिस गांव से हूँ, मेरे मामा जी को ही जो अगर कहा जाए सोडल बाबा आते थे, हमें याद है कि हमारे गांव के बाहर सोडल बाबा का मंदिर है, वहां साल में 1-2 बार जो कढ़ाई रखाती, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, उसको हलवा बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको कढ़ाई रखना बोलते हैं। तो ये आपको याद होगा कि जब हमने कोल ट्राइब पढ़ी थी, तो यहाँ हमने पढ़ा था ना कि बरुआ नामक व्यक्ति में देवता आते हैं, वे लोगों की समस्या, बीमारियों और बाधाओं को दूर करता है।
कोल जनजाति के लोग झाड़ फूक तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। गांव में जो भूयार नाम का व्यक्ति तंत्र मुंह झाड़ फूक का जानकार होता है। कई बार लोग बीमारी और बाधा का इलाज के लिए भूयार के से संपर्क करते हैं यहाँ पर। तो ये सबको याद होगा आपने। अच्छा, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि देवी देवता जो आते हैं वो कब देखा है, कब जगह ना, कोई कहते हैं ना कि त्योहार पर सर। नवरात्र में नवरात्र में मोस्टली नौ दुर्गा के आसपास जो हम कहते हैं ना कि इनको जो अगर कहा जाए तो बड़े जैसे जिन लोगों को ये देवी देवता हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ आते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा नियम संयम से रहते हैं, बहुत नियम संयम से। आप कभी आपके परिवार में भी कोई होगा तो आप जानते हो, बड़ा नियम संयम से रहना पड़ता है उसमें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जनजातीय नायक ढेलन शाह, कुछ जगह कहा जाए मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नरसिंहपुर का आंसर सबके पास है, फाइल में ही है लगा हुआ। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो है वो क्रांतिकारी, उसमें लिखा भी हुआ है। और ये भी वैसे ही लिखा है जैसा पेपर सेटर ने पूछा कि यह वर्तमान नरसिंहपुर के पास, मदनपुर जागीर के जागीर, वर्तमान नरसिंहपुर के पास। तो इसमें जो अगर कहा जाए पिथौरा रटा हुआ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। कल जिस बच्ची ने, है वो बच्ची, उसको अच्छा लगा होगा कि कल हम नॉर्मली जो है वो डिस्कशन कर यस रहे हैं, सर। कल या परसों के भूरी बाई ने कैसे जो है वो जय स्वामीनाथन की तारीफ करी। उसमें तुमको पता चला होगा ना कि कोई आदमी अगर किसी को कहीं पहचान दिला दे, कई बार हमारे जीवन में आपको रास्ते दिखते हैं, आप अगर ये समझ जाए कि ये रास्ता जो अगर कहा जाए कि हमें कहीं ले जा सकता है, तो आप जो है वो विजेता हो। नहीं तो जो अगर कहा जाए कि कहीं मतलब कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत अपने को जो है वो आएगी आएगी। तो एक महिला जो केवल और केवल पत्थर ढोने का काम कर रही थी, उसको जो अगर कहा जाए कि किसी ने बताया कि भाई तुम जो अगर कहा जाए चित्र भी बना सकती हो और ये भी कर सकती हो, और उसके बिहाफ पर आज आप सोचिए कि हम कहाँ तक पहुंच गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अगर कहा जाए रोल जो है वो प्ले करता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर कोई एग्जाम में जो है वो आ जाए तो ये पिथौरा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हिंदी राजा। और पिथौरा में कल जब भूरी बाई वाला देखा होगा तो देखा होगा ना कि वो उसने बताया, उनने भी क्या बताया कि हम सबसे ज्यादा चित्र काय के बनाते हैं। कहीं ने तो देखा ही, घोड़े। बच्ची ने शेयर किया, उस बच्ची को धन्यवाद है कि कम से कम उसने खुद तो देखा। क्या सर ने यार 2-3 दिन पहले ये चीज पढ़ाई है करंट अफेयर्स में, तो उसमें भी उसने बताया कि हम जो है वो घोड़े के चित्र, पिथौरा घोड़े के चित्र के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं। तो नंदना प्रिंट भी भील जनजाति की पहचान है, पिथौरा सर भी उसमें हाँ जो बेटा। एक चीज सीखने को मिली कि जो पिथौरा घोड़ा होता है वो लेडीज नहीं बनाती, जेंट्स ही हाँ, बनाते हैं। वो तो इसमें भी अगर कहा जाए, मैंने जब ये पढ़ाया था तब भी जो अगर कहा जाए लिखंदरा के बारे में पढ़ाया था कि पहले वो पुरुष ही होते थे। किसी को अगर वो लेक्चर याद होगा जो यस सर। उसमें मैंने बताया था कि पूरी एक प्रैक्टिस होती है, पूरी पूजा होती है, उसके बाद जो चित्र बनाने के लिए वो आदमी अंदर जाता है कमरे में, ठीक है, पूरा एक अनुष्ठान होता है, उसके बाद जो अगर ये चित्र बनते हैं, ये जब आप इसमें इसका, ये तो यहाँ तो इतना ही से लगा हुआ है, आप पूरी ओरिजिनल फाइल जब पढ़ोगे उसके अंदर पूरा के पूरा लिखा हुआ है कि कैसे जो अगर कहा जाए चित्र पुरुष बनाया करते थे, और मतलब उसकी अनुष्ठान की प्रक्रिया क्या होती थी, वो सब उसके अंदर है। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि ये बुनियादी बात है। फिर ये तो मनोज श्रीवास्तव है, ये तो किसी का गलत नहीं किया होगा, हाँ बस ये गलत होगा जो नेक्स्ट एग्जाम में 6 साल या 66 ईयर, ये गलत ही होगा जिसने अगर ये 66 ईयर नहीं पढ़ा तो। क्योंकि नॉर्मली 65 ही साल बच्चा जो है वो लगा के आएगा। और कौन से अनुच्छेद के तहत अपॉइंटमेंट हुई होगी, कौन से अनुच्छेद के तहत मनोज श्रीवास्तव की? 324। 343 के 324, जो अगर कहा जाए 324 में निर्वाचन आयोग है। यस सर, सॉरी यहाँ सर। पर हाँ अगर कहा जाए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पूछ रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग पूछ रहा हूँ, तुम लोगों हाँ को सर। इसीलिए डांट पड़ती है कि तुम लोग सही हो, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना वो एग्जाम हॉल में यही हो रहा है कि प्रश्नकर्ता पूछ रहा है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और आंसर दे रहा हो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 टू 329 का। वहां पूछ रहा है वो 43 के 300 जो सॉरी 243 के 243। यहाँ पर। तो 243 के में प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं। ये खुद ऑफिशियल प्रेस रिलीज है 31 दिसंबर का, और 1 तारीख को उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। तो ध्यान रखिए अपॉइंटमेंट लेटर है 31 तारीख का। 1 जनवरी 2025 को जब तक तुम सब चयनित हो जाओगे, शादी वादी भी हो जाएंगे, मोड़ा मोड़ी भी हो जाएंगे, जब तक के लिए जो अगर कहा जाए कि ये तुम्हारा जो अगर कहा जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। तो ये क्वेश्चन अपना तैयार हो गया, एक तरफ स्टैटिक में डाल के रख लो कि 5 साल यही काम आना है अपना,
यहाँ पर 6 साल 66 ईयर 1 जनवरी 2025 243 के, ये हो गया। ये तो हांगकांग मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सबको ही पता है, कुछ है ही नहीं इसमें क्यों बताएं। बीजागढ़ वाला भी जो अगर कहा जाए पश्चिमी सतपुड़ा सबको ही पता है, उसमें कुछ नहीं, हम फाइल में भी पढ़ चुके हैं कई बार यहाँ पर। फिर जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या, ये सबको पता है, डिंडोरी 2500 बार रट चुके हैं अपन लोग कि डिंडोरी में केवल 4.6% जो है वो जो अगर कहा जाए पॉपुलेशन है यहाँ पर, और अर्बन, तो बाकी बची हुई पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई काय में, रूरल में, है ना। ये तो पढ़ा ही होगा, यहाँ तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, टॉप और बॉटम। सर प्रतिशत में डिंडोरी है क्या? जनसंख्या में तो शायद रीवा है क्या सर? क्या पूछा है इसने? अच्छा जनसंख्या पूछा है, हाँ ओके सॉरी, यहाँ तो अपन प्रतिशत जो है लगा रहे हैं, जनसंख्या में रीवा लगा रहे हैं ना उसमें, सॉरी। जो है मैंने भी देखो गलत जो है ना, यही होती है जो गड़बड़ी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या जो अगर कहा जाए तो रीवा हो गया। यहाँ पर अपन परसेंटेज के हिसाब से देखा, ये भी बिल्कुल सही वो आंसर। फिर शूलपाणी, अब ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह के क्वेश्चन तो छोटा सा है, उसमें कोई रोल नहीं। क्वेश्चन आपने दो जगह पढ़ा, आप अगर नेशनल पार्क और सेंचुरी पढ़ोगे मध्य प्रदेश के आसपास की, तो उसमें आपको सूल पाणेश्वर सेंचुरी की जानकारी जो है मिल जाएगी। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि आपको थोड़ा बहुत मैथोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश का धर्म सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, ओमकारेश्वर का धार्मिक महत्व, उज्जैन का धार्मिक महत्व, महाकुंभ कैसे का धार्मिक महत्व, कितने कुंभ होते हैं, सिंहस्थ ही क्यों कह रहे हैं, क्या बृहस्पति और सिंह राशि के बीच क्या संबंध है, कौन किसमें जो है वो आता है तो सिंहस्थ लगता है। ये बच्चे अगर आप किसी को पढ़ाते हो तो वो कहता है अरे सर ये भी आएगा क्या, कि जो अगर कहा जाए कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में, अरे आजकल प्रश्न करता है ऐसे को, क्योंकि ये आपका धर्म नहीं है, ये आपका कल्चर की जो अगर कहा जाए चीज। तो शूलपाणी एग्जैक्टली जब आप बड़वानी से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ो, तो बड़वानी से आगे की ओर का जो खरगोन बड़वानी वाला जो बेल्ट है वहां से शुरू हो जाता है शूलपाणेश्वर, बिल्कुल ना के बराबर जंगल है, मतलब दूर दूर जंगल है। और शूलपाणी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां के जो जंगल हैं वो बहुत ज्यादा घने और सघन नहीं है, वो सूल जैसे, जैसे कहते हैं ना नुकीले, जो अगर कहा जाए कांटेदार बन यहाँ भी पाए जाते हैं। तो इससे लगा हुआ एक पूरा के पूरा सेंचुरी भी है जिसका नाम है सूल पाणेश्वर सेंचुरी, वो आपने शायद सुना हो, बहुत कॉमन है और प्रसिद्ध है यहाँ पर। सूल पाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हम चले गए, उसी से नाम जुड़ा हुआ। तो ये हम पहुंच गए सूल पाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, मूर्ति किस लगी हुई, इससे समझ ही गए होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो शूल पाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे होते हुए भी आप निकलो, नर्मदा परिक्रमा आपकी जो है अगर कहा जाए गुजरात जाके ही खत्म होगी। ठीक है, अब तुम तय कर लो कि तुम किस तरफ से जाओगे, होशंगाबाद तरफ से जाओगे कि भोपाल की तरफ से जाओगे, यानी विंध्याचल माउंटेन तरफ से घूमते हुए जाओगे अमरकंटक, और अमरकंटक से घूमते हुए सतपुड़ा वाली बेल्ट से होते हुए जो है वो भड़ूच से होते हुए खंबात की खाड़ी से वापस आओगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे जो है नर्मदा परिक्रमा करते हो, तो तुमको तय करना है। आजकल तो लोग, पहले नर्मदा परिक्रमा पैदल होती थी, आजकल लोग कार से करने लगे तो समय जो है वो कम लगता है। यहाँ पर बहुत कॉमन है नर्मदा परिक्रमा। बहुत सारे लोग, अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, ये नाम आपको ढूंढना हो तो वो दिग्विजय सिंह वाली नर्मदा परिक्रमा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और एक बड़ी प्रसिद्ध रचना लिखी, तीरे तीरे नर्मदा, ठीक है, वो उसमें भी आपको नर्मदा की, नर्मदा परिक्रमा की यात्रा के ऊपर किसने लिखी है, चित्रकार भी हम थे, अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़। उसमें भी मिल जाएगी। तो अब आपको एक तो याद रखना है कि जो नर्मदा एक्सप्रेस वे उसमें भी ये नाम मिलेगा, जो बन रहा है नर्मदा नदी के किनारे पर, वो है कि वो हमारे यहाँ ही बन रहा है नर्मदा एक्सप्रेस। तो ये लिखा हुआ है कि द सेंचुरी इज ऑफ द मिक्स्ड जो है वो टीक जो है वो रिवीनियन फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस ड्राई जंगल्स दैट आर डैश 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 डैश। इसमें अगर आप जाओगे नीचे तो ये नर्मदा के आसपास के पूरे क्षेत्र को जो है वो समझाएगा कि कैसे जो अगर कहा जाए है क्या क्या पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र से होते हुए हमको वहां तक जो है वो जाना पड़ता है यहाँ पर। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, ये तो किसी का भी गलत नहीं गया। जब भी आप कोई सिक्योर वेबसाइट लॉग इन करते हो, सबसे सिक्योर वेबसाइट कब लॉग इन करते हो, कौन सी, रोज अगर कभी करना हो तो कौन सी वेबसाइट लॉग इन करोगे सिक्योर के लिए, एक आध बता दो कि सर मैं ये वाली वेबसाइट सिक्योर लॉग इन करना पसंद करूंगा, कोई भी नाम। चलो
तुम बोले ही नहीं चाहते हो, अगर कहा जाए हिम्मत ही नहीं जुटाते हो। अगर मुझे अपना एसबीआई का अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करना है तो सिक्योर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ये बताओ। है, Yes. मैंने यहाँ टाइप किया सर एस बी यस आई सर। लॉगिन, ये गया मैं, सबको सेम ही दिखाया है मैंने, ये जो मैं कर रहा हूँ यही बताया है मैंने, इसलिए मैं पूछता हूँ। अब मैं ये गया लॉगिन के ऊपर, जब लॉगिन पे गया तो ऊपर देखो, जो ये ऊपर लिखा हुआ है यहां पर ये एस लिखा हुआ है कि ये सिक्योर प्लेटफॉर्म पर रन होने वाली वेबसाइट है। अगर आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है तो ये कट आ जाएगा यहाँ पर, वो आपको लॉगिन ही नहीं करने देगा यहाँ पर। तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 2500 बार पढ़ा है और उसमें सिक्योर भी पढ़ा है, और ये पूरा बताया कि हाइफन स्लैश क्या होता है कैसे। दूसरा, ये पहला हो गया, ये तो चलो एग्जाम में आ गया। अब इसका दूसरा प्लेटफॉर्म, जब इसको लॉग इन करूंगा तो मैं अपना आईडी और पासवर्ड डालने के लिए, मोस्टली पासवर्ड डालने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए मुझे? कौन सा? वर्चुअल। Virtual. वर्चुअल कीबोर्ड, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसमें अगर मैं यहाँ लॉगिन पर, कंटिन्यू लॉगिन पर जाऊंगा, तो जब ये लॉगिन पे दबाऊंगा यहां से, तो ये मुझे वर्चुअल कीबोर्ड का जो अगर कहा जाए ऑप्शन देगा। जो नहीं, जैसे ये मैंने दबा दिया वी, अभी वो बोल रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोई की लॉगर का रिकॉर्ड चेक करने वाला व्यक्ति, यानी जो साइबर क्राइम होता है उसमें की लॉगर से आप पता कर लेते हो कि किसने क्या क्या लॉक किया, उससे बचना है तो मैं यहां से एक बटन दबा दूंगा ये, और ये आ गया वर्चुअल कीबोर्ड। इस कीबोर्ड की एक खासियत होती है कि अगर मैंने पहली बार वी दबाया, यहां देखना वी, तो दूसरी बार ये वी कहीं दूसरी जगह चला जाए, ये मैंने दबाया यहां से, और इसके बाद जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा पासवर्ड पे तो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यही मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, यही चीजें हैं कॉमन सेंस अगर कहा जाए। अबुल फजल आईनी अब ये तो कोई बच्चा, मैं समझता हूं कि ऐसे ही आंसर तक चला जाता। अबुल फजल अकबर के दरबार में था, क्या अकबर के समय सिंधिया डायनेस्टी खड़ी हुई थी? सोच के देखो, क्या खड़ी हुई थी? नहीं। नो नहीं। क्या नो अकबर के सर। समय जो अगर कहा जाए कि भोपाल डायनेस्टी खड़ी हुई थी? आंसर इज नो। क्या अकबर के समय बुंदेला इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो अकबर का मुकाबला? अकबर के समय तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसीलिए जो बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर से कहा कि भैया आप कहो तो मैं आपका सहयोग करूं, उन्होंने कहा करो सहयोग। क्या सहयोग करवाया उससे? क्या सहयोग अबुल करवाया? फजल की ये हत्या। अबुल फजल अबुल की फजल हत्या, की है ना? तो इनका तो लिख ही नहीं सकता अबुल फजल, इनका तो अबुल फजल लिख ही नहीं सकता। मतलब मैं कह रहा हूं, ये तो तुमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है तुम्हारी फाइल के अंदर, तुम्हारी फाइल है यहाँ पर, मेरी फाइल नहीं है, जो तुमको फाइल दी है मैंने उसी में लिखा हुआ है। ये जो अगर कहा जाए आईन अकबरी की स्टोरी। बट मैं कहता हूं कि चलो कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको नहीं मालूम है, तो उसको यार ये समझ पड़ रहा है कि 1700 के पहले तो सिंधिया नहीं थे, 1700 के पहले तो भोपाल डायनेस्टी की कोई कहानी नहीं, और लगभग अगर कहा जाए इस समय बुंदेला जो शासक है वो इतने समृद्ध नहीं थे कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी खड़ी कर ले। तब हमको केवल और केवल गोंडवाना की कहानी मिलती है, संग्राम शाह और उसके बाद के शासक का मिलता है कि हाँ ये मुगलों के समकालीन थे। और लिंक ऐसे भी मिलता है कि यार अकबर के साथ अगर किसी का, महिलाओं में किसी के कॉन्फ्लिक्ट हुए तो दो ही महिलाएं थीं जो अकबर के खिलाफ लड़ी, और दोनों ही अकबर से ज्यादा दमदार थीं। ध्यान रखना, अकबर क्या लगता है उनके आगे। एक का नाम था रानी दुर्गावती और दूसरे का नाम था चांद बीबी। चांद बीवी। अहमदनगर की जो शासिका थी चांद बीवी, दोनों ने अकबर को जो है ना दांतों तले जो, मतलब वो ही लोहे के चने चबा दिए थे, यह हाल हो गया था अकबर का। तो कॉमन सेंस एक वर्ड होता है जो शांत मन से एग्जाम हॉल में आंसर तक ले जाने में हेल्प करता है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं है तो आप इसके आंसर तक कभी भी नहीं जा पाओगे। एलिमिनेट करना प्रश्न एग्जाम हॉल में, मैंने हमेशा कहा कि आपके पास अगर 50% ज्ञान है तो 100% तक आप ले जा सकते। बस यह है कि आपको पता होना चाहिए, और पता ऐसे होना चाहिए कि आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि खीर बनाते समय कभी भी मैं उसमें लाल मिर्च नहीं डाल सकता। ये ज्ञान नहीं है तो फिर तो आप जो खीर को जो अगर कहा जाए ग्रेवी ही बनाओगे और कुछ नहीं करोगे। ये अगर ज्ञान नहीं, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर टिकी हुई, पढ़ाई रट्टे ज्ञान के ऊपर नहीं टिकी हुई। कि जो अगर कहा जाए, जो आजकल रील्स चलती है उसमें ना कि कहा कि जो थोड़ा सा पानी डाल लेना, तो उसने पानी बाल्टी भर डाल दिया, वैसा नहीं चलता। फिर विधि सचिव है यहाँ पर अंजू राठी, ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कोई भी, ठीक है, उनमें डिस्कशन का कुछ नहीं है। सतपुड़ा तापी, ये किसी का गलत नहीं गया होगा, अभी हमने देखा पाथा खेड़ा। और मैंने आपको ये बताया कि इसमें अकेले पाथा खेड़ा से जो है वो कोयला नहीं आता सतपुड़ा में, इसमें नागपुर से भी कोयला आ रहा है, पाथा खेड़ा से भी कोयला आ रहा है, पेंच कानन बेली से भी जो है कोयला आ रहा है, ये जो अगर कहा जाए सब जगह से। ये एक मेरा टेस्ट है, उसमें भी मैंने ये चीज डिस्क्रिप्शन में लिखी है कि खाली आप पाथाखेड़ा याद नहीं रखोगे कि एक अकेले पाथाखेड़ा से कोल आ रहा है,
आसपास जो जितनी भी माइन है उन सबसे जो अगर कहा जाए कोयला इसमें जो है वो आ रहा है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही है, पर 2023 का है। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि कई चीजें, अब ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत भी हुआ होगा, मान के चलो अगर आपको लगा कि हमसे नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप इतना पुराना करंट लिंक नहीं कर पाओ, है ना। आप सोचो कि मैं 2 साल 3 साल पुराना करंट जो अगर कहा जाए लिंक करके रखूं तो वो संभव नहीं है। हालांकि पेपर सेटर ने देखो क्वेश्चन उठाया, आप देखो कि वो टीपते कैसे हैं क्वेश्चन, टीपते देखो। ऑप्शन 1 है संपत्तियां हुई के, ऑप्शन 2 है ठीक है तापस चमका, ऑप्शन 3 है भोपाल और ऑप्शन 4 है राजा राम कटारा। ढेरों जो अगर कहा जाए न्यूज चैनल पे मिलेगा, जैसे हमने ये आरटी न्यूज चैनल लिया, अब इसमें ऑर्डर देखो, संपत्तियां हुई के यहाँ पर अगर कहा जाए भूतपाल सिंह ठाकुर, ठीक है तपसा, यहाँ पर अगर कहा जाए पूरे नाम यहाँ पर उपलब्ध है, वहीं से उसने जो है उठाकर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। हालांकि अब आप इसको लिख लो, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन आपके लिए चुना है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसने राजा राम वास्कले को भी चुना हो बादल भोई सम्मान, श्रीमती सीमा अलावा को सुना हो जनगण ज्ञान सम्मान। ये हो सकता है कि उसने किसी पेपर के लिए आपके लिए चुन रखे हो। तब ये क्वेश्चन जो अगर कहा जाए मैं पूछूंगा आपसे, कोई पेज छूट तो नहीं गया इसका अपना बीच में? नहीं, ठीक है। सर। हाँ मतलब जो है वो मुझे लगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं है। हाँ, फिर जो अगर कहा जाए अगले कहाँ चला गया, हाँ, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ, सर्वप्रथम पूछ रहा है ना। देखो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती के लिए इंदौर, उज्जैन, देवास से नीमच तक की बेल्ट फेमस है। एज ए पायलट प्रोजेक्ट सोयाबीन शुरू किया गया देवास में लगाना, फिर देवास से जो है वो अगर कहा जाए धीरे धीरे इंदौर और उज्जैन तक जो है वो ये सोयाबीन का बेल्ट जो है वो फैल गया। फिर सोयाबीन के बेल्ट फैलने के बाद जो अगर कहा जाए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर ने एक इंस्टीट्यूट खड़ा करा सोयाबीन के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में, कि भाई हम सोयाबीन के ऊपर यहाँ से रिसर्च करें। फिर क्या हुआ कि सोयाबीन लोग लगाने लगे मध्य प्रदेश। आप में से किसी के पापा अगर खेती करते होंगे तो पूछिएगा, जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो उनको मिल जाएगा। अब सोयाबीन किसान लगाने लगा तो सोयाबीन हो गई धीरे धीरे एक सेंसिटिव क्रॉप, किसान को बर्बाद भी इसने बहुत किया। एक तो इल्लियों की समस्या, आपके पापा से पूछना अगर खेती करते होंगे, सोयाबीन में इल्ली की समस्या बहुत थी। दूसरा, सोयाबीन इतनी सेंसिटिव क्रॉप थी कि अगर मान के चलिए सोयाबीन की फसल काटने की स्टेज में है और बाय बैड लक एक दिन पानी गिर गया तो वो ऑटोमेटिक फलियों में ही उग आता था। ये कोई होगा जो खेती किसानी वाला वो जानता होगा, राइट, ये मालूम यस हो। सर। यस सर। तो सोयाबीन की फसल में जो अगर कहा जाए ये चैलेंज है, तो पिछले 1 साल से, ये ध्यान रखना, 1 डेढ़ साल से सोयाबीन की नई किस्में डेवलप। अभी हमारी एक किस्म सोयाबीन की एनआरसी 131 पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में। यहीं से इंदौर से ही, इसका आंसर मत समझ लेना इंदौर, हमारे यहाँ इंदौर में ही जो अगर कहा जाए आईसीआर का जो इंस्टीट्यूट है उसने उसको डेवलप किया। वो बहुत ही मतलब अगर कहा जाए कहते हैं ना कि क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है। वो थोड़ी सी परिस्थितियों में जो है वो ढल जाती है। जो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आ जाए, क्योंकि दिखा, तो मैंने कहा आपको ये बता दूं एनआरसी हमारे यहाँ भी बोलते हैं हम क्योंकि एनआरसी को, इसलिए मैंने आपको बता दी। मैं भी तकनीकी भाषा में कृषक ही हूँ, ठीक है, मतलब खेती भी है मेरी। तो एनआरसी 131 refers to the medium duration soybean varieties developed by the ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ठीक है, यहाँ पर ये इंदौर में है, विद द एवरेज यील्ड ऑफ द 15 जो है अगर बाकी दो हेक्टेयर वेक्टर हमको जो है अगर कहा जाए नहीं पड़ना। ये बिल्कुल एक नई क्रॉप है, अभी हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे ये कृषक जगत नाम की कोई वेबसाइट है, इस पर अगर हम देखें तो इसमें ये किस्म हमारे यहाँ से ये लिखा हुआ है 4 जून 2000, देखो आपको खुद भी दिख रहा है कि 1 साल ही पुराना है प्रेस रिलीज, मोटा मोटा आज 3 जून है, ये 4 जून का पूरा 1 साल कि इंदौर, और लिखी खबर इंदौर से लगी है कि सोयाबीन किस्म NRC 131, नाम में लिख रहा है इंदौर सोया 131, ठीक है। तो अब आपका प्रश्नकर्ता ने पूछ लिया कि NRC 131 क्या है, तो दिमाग खराब हो गया कि यार एनआरसी जो अगर कहा जाए 131 क्या चीज है, तो अपने को समझ पड़ा एक्चुअल क्या है ना। ये खासियत है कि ये थोड़ी सी सेंस, मतलब अगर कहा जाए कि आसानी से ये रोगों को झेल लेती है, और मतलब जैसे ना मॉइस्चर के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, और 3 महीने की क्रॉप है। तो ये दिख रहा होगा यहाँ पर। अब ये क्या प्रतिरोध करेगी कैसे करेगी वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस वाला जो है अगर कहा जाए तो वो पायलट प्रोजेक्ट पूछे तो वो है। उसके अलावा पूछे तो आज नीमच तक की जो बेल्ट है ना, धार देवास उज्जैन नीमच, ये यहाँ पर एक दिन अपन क्या करेंगे। एक मेरा मूड ये भी है कि अभी मैंने देखा कि 3 4 पेपर से, ये तो 1 लाइन वाले हो गए, 3 4
पेपर में पिछले देख चुका हूँ, तो वो क्रॉप का बेल्ट तो पूछ ही रहा है, थोड़ा से क्रॉप में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक सेशन अपन लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी कहानी, कौन सी क्रॉप्स कहाँ पे लगाई जा रही हैं, उनमें कौन सी वैरायटी लगाई जा रही है, वो क्यों लगाई जा रही है, कितनी सेंसिटिव है कितनी नहीं है ना, ये करा दें एक दिन, है ना, तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा कृषक बन जाओगे तुम लोग यहाँ पर। यस सर। हाँ, तो वो पूरी क्रॉप का 55 जिले का वो करा देंगे। ये क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन भी है ना, पहले पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में ही। ये सोयाबीन वाला बेटा, पीएससी में। जी सर। हाँ सर, हाँ, प्री में पूछा गया है सर। वही कह रहा हूँ ना, ये सब प्रश्न जो है वो समय समय पर अगर कहा आ जाए। इस पेपर में मैंने तो मोटा मोटा 15 ही लगाए थे, वो अभी एक पेपर को देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया, प्रिंसिपल क्लास 1 का, कि उसमें तो 4 ही क्वेश्चन जो वो डायरेक्ट 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही फंस गए। तो उसमें ये तो खैर बच्चों वाला है, आपने अभी पढ़ा तो मुझे बताने की जरूरत सर नहीं, इसमें यहाँ पर है। सर हाँ बेटा। सर ये जो मतलब मालवा में जो पहले से ही सोयाबीन मतलब उगाई जा रही है कि पहले कुछ और फसल थी? नहीं देखो बेटा, मालवा जो है, इसको ऐसे समझो कि मालवा का जो पुराना इतिहास है वो है कपास के लिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सबको। ओके ओके। मालवा का सबसे पुराना इतिहास है कपास, क्योंकि कपास का पौधा जो अगर कहा जाए टैप रूट फॉर्म में होता है। टैप रूट समझते हो ना, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ का मतलब है कि उसकी जड़ कहाँ जाएगी, जमीन में नीचे नीचे। गहराई तक। अंदर तक नहीं। तो उसके लिए काली मिट्टी ठीक रही यहाँ पर। तो काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी के साथ है कि वाटर एब्जॉर्बिंग तो काली मिट्टी का अच्छा है, लेकिन जहां गर्मी पड़ी तो उसने अपना पानी पूरा निकाल के क्या करना है, क्रैक करना है, फटाक से क्रैक। क्रैक होती है वो यहाँ यस पर। सर। तो शुरू से हम लोग वहां कपास बोते थे। इसका इतिहास आपको गुप्त पीरियड में भी मिलेगा। यस। कपास और उससे जुड़े हुए व्यापारी यहाँ पर काम किया करते थे। ये इंदौर उसके आसपास जो है वो तेल का क्षेत्र, और उज्जैन में कपास का क्षेत्र। आप जो अगर कहा जाए पट्टवाया श्रेणी वगैरह जो है और तेलप श्रेणी पढ़ोगे, तो तेलप श्रेणी के व्यापारी मिलेंगे इंदौर में, और पट्टवाया श्रेणी के व्यापारी मिलेंगे उज्जैन से मंदसौर तक की बेल्ट में। फिर धीरे धीरे समय निकला, तो यहाँ के कृषकों ने जो अगर कहा जाए कि जो है वो गेहूं की खेती जो है वो शुरू करी। फिर गेहूं की खेती के बाद ये जो सोयाबीन है ना, बीन्स एग्जैक्टली ये हाइब्रिड क्रॉप है। सोयाबीन कोई आप सोचो कि आज से कोई जैसे जैसे परंपरागत फसलें क्या होती, गेहूं, गेहूं का इतिहास 500 साल 1000 साल पुराना मिलेगा, यस मिलेगा। जौ मिलेगा, यस। चावल मिलेगा, यस। सोयाबीन नहीं मिलेगा। सोयाबीन डेवलप की गई क्रॉप है, सोयाबीन को बनाया गया, मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है सोयाबीन एक प्रकार से। क्योंकि बीन्स की कई किस्में होती है, बीन्स है एग्जैक्टली सोयाबीन। बीन्स तो खाई होंगी ना, फली तो खाई होंगी कई, यस यहाँ सर। पर अगर कहा जाए ना, जैसे ग्वार गम है, वो गमार फली है, चोरा फली है, ये सब बीन्स होती हैं। और इस सोयाबीन से ज्यादा खाई जाने वाली अगर कहा जाए, वो आपने देखा होगा क्या, राजमा। राजमा। हाँ, वो भी बीन्स है। तो इससे क्या करा, इसको बीन्स से तैयार किया, सर और फिर इसको जो है वो भारत में, इसके साथ ये प्लस पॉइंट था कि ये है ऑयल क्रॉप, यानी तिलहन फसल। तो तिलहन फसल में क्या होता था कि कमाई ज्यादा होती थी। जैसे अभी अभी आप इसमें देख लो, मध्य प्रदेश का किसान, तो कई किसान तो ये बोल रहे हैं कि साहब 8000 कर दो उसका जो 1 क्विंटल का। अभी देखो मैं यही दिखा देता हूँ तुमको यहाँ पर। ये अभी पढ़ा मैंने 8 दिन पहले ही किसी समाचार पत्र में पढ़ा, देखो, सोयाबीन के एमएसपी बढ़ाने की मांग। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश का ही है अभी, क्योंकि हम मांग क्यों क्यों कर दी, क्योंकि कृषि मंत्री तो हमारे ही हैं, मामा जी। तो कह दिया कि साहब 8000 करा दो, कई जो लोग कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार तुम तो, मैंने कहा कमाल कर रहे हो। ये जो अगर कहा जाए, ये तो यहाँ पर अगर कहा जाए सरकार का है ना, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसमें अगर कहीं जो अगर कहा जाए, ये जैसे लिखा ना कि यहाँ पर जो अगर कहा जाए कि 6000 क्विंटल की मांग, ये पिछले साल का। अभी अगर कोई नया इस साल का आप उठाओगे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब आप 8000 कर दो। अब वो कठिन है अगर कहा जाए। हाँ, लेकिन ये जैसे यही अपन कृषक जगत के उठा लें, तो इसमें जो है ये पिछले साल का, अब आप देखो 6000 प्लस यहाँ पर, कि 6000 प्लस जो है वो कर दो अगर कहा जाए। तो ये जो है, इसके कारण क्या है, किसान इसको लगाने लगे सोयाबीन को। फिर सोयाबीन के साथ क्या हुआ कि ये सेंसिटिव क्रॉप थी, तो किसान जब बर्बाद होने लगे, तो किसान जो है वो कपास पर शिफ्ट हो गए फिर से। फिर कपास में इसी दौरान एक नई किस्म जो है वो डेवलप हो गई, जिसका नाम है बीटी कॉटन। कब शुरू हुई बीटी कॉटन, ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में बताया कि आपको अगर मैं क्रॉप पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा। बीटी कॉटन कौन से साल हमने शुरू करा बीटी कॉटन लगाना, बीटी कॉटन कौन सा। 2003 में सर। हाँ, 2002-3 में। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना चाहिए ना, रिवीजन कौन करेगा, मैं ही करूंगा रिवीजन। जब हमने एमपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसमें भी लिखे हैं ये सब क्वेश्चंस के आंसर।
फिर हम वहां ट्रांसफर हुए, तो फिर धीरे धीरे सोयाबीन से किसान का मोह भंग होने लगा। पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो सोयाबीन का रकबा कम था, इस बार का पढ़ोगे तो रकबा थोड़ा सा ठीक हो गया। इस तरह से ये चीजें हुई, और बाकी तो चली रही। आज मालवा में तो सभी कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि गेहूं नहीं हो रहा, वो भी है। ये क्वेश्चन काफी पुराना है, 2013 का, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा, क्योंकि ऐसी के ऐसी मिलती जुलती उद्यम नाम से एक योजना 2022 में सरकार इंट्रोड्यूस कर चुकी है। हालांकि वो 22 में है, वो भी मैंने अभी जो है वो पढ़ाई थी, क्या बोलते हैं कि ये जो योजनाएं पढ़ाई हैं उसमें पढ़ाया है वो टॉपिक। तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला, हालांकि ये सब योजनाएं ठंडे बस्ते में है, लेकिन क्या होता है ना, पेपर सेटर कहीं से उठा लेता है क्वेश्चन, तो उसको वही दिखता है। नियम तो ये कहता है कि जो चीज अभी चल नहीं रही है उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, पर ठीक है। महिला सशक्तिकरण योजना माह सितंबर 2013 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित पात्र महिला को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर जिला स्तर पर गठित समिति का चयन कर आर्थिक सामाजिक उन्नयन, इसलिए पढ़वा दिए कि हो सकता है आप क्वेश्चन में ये आ जाए कि क्या कर रही है ये क्वेश्चन योजना। तो जिला कार्यक्रम के अंदर ये आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट को ले भी सकते हो, देख भी सकते हो कि क्या योजना लाई गई, तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो बेसिक है। कर्क रेखा वाला किसी का गलत नहीं गया होगा, क्या आंसर होना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन तो करके हम समय खराब करेंगे अपना, क्योंकि नौ। 20, हाँ बेटा, हाँ मतलब 20 साल पहले भी हम ये पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं, और अभी आपको सेम एक क्वेश्चन पिछले हफ्ते इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया है, सेम पिछले हफ्ते क्या कर रहा है क्वेश्चन आया है, याद करो। आया है कुछ जो प्रधान देशांतर वाला जो मानक समय रेखा के जिले मानक से समय, कुछ। तो क्या उस दिन क्या बताया था, यूट्यूब पे ही बनाया था कि आप देशांतर और अक्षांश, ये देशांतर लाइन है ऐसी, जो खड़ी लाइन ऐसी, और ये अक्षांश है, इस पे कहाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो कम से कम रिवीजन कर लो, वही कर लेते तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत नहीं होता। नीति आयोग द्वारा एसटीजी इंडेक्स 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश किस लक्ष्य में सर्वोत्तम, ये किसी का गलत गया नहीं होगा, किस में सर्वोत्तम खुद ही बता दो। उपभोग नवाचार सेकंड, में। उपभोक्ता उत्पादन। ठीक ये है, बता SDG दो बारह। जिम्मेदारी। भोग और उत्पाद। ये जो अगर कहा जाए, इसमें तीन चीजें आपको बताई थी। एक सबसे ज्यादा जो आने की संभावना थी वो पूछा नहीं, कौन सा आने की संभावना बताई थी कि ज्यादा पूछने की संभावना है, कौन सा? एक नंबर एक SDG 1। नंबर, क्योंकि ये मेन गोल को समग्र अंक में लिंक कर रहा है। 67 हमारा ओवरऑल जो है वो रैंक है, और यहाँ पर ये उससे लिंक कर रहा है, पर वो आया नहीं। पर ठीक है, अब हमें ये ऐसे भी याद ही रहेगा, उसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी, और ये तो आप 2500 बार देख चुके हो ये सब चीजें। यहाँ पर बाण सागर किसी का गलत नहीं किया होगा। अभी आपको 4 बार, पिछले हफ्ते भी ये चीज मैंने सेम जो इसके पहले पेपर हुआ उसमें भी बताया कि आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जितने अभी करंट से लिंक हो रही हैं चीजें वो करो। बाण सागर क्यों न्यूज में है इस समय बताओ मुझे यहाँ पर? क्योंकि वो कीन बेतवा के साथ जो अगर कहा जाए लिंक होगा प्रोजेक्ट, उसके साथ अगर कहा जाए, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के का भी इसको जो है वो लाभ देंगे बाद में। या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य में अगर कहा जाए कि बाण सागर परियोजना की कल्पना, ठीक है, वो सब प्रेस रिलीज लगे हुए, तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। ये रटा हुआ क्वेश्चन। इस प्रकार अगर इस पेपर को देखा जाए तो इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग सर खर्च क्वेश्चन करना पड़े। 49 का आंसर क्या था सर? किसका बेटा? कहाँ पर? 49 सर। यहाँ पर अगर कहा जाए जिम्मेदार, ठीक है, पूरी उपभोग और उत्पादन, ये लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आप ये गए, ये 92 नंबर का स्कोर। ठीक है भाई, देखो टोटल हमारा जो है ओवरऑल स्कोर हमारा कितना है यहाँ पर अगर देखें तो 67। 67 में सबसे अच्छा स्कोर 92। सबसे अच्छा, देखो कोई बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, पीएससी की नेचर याद करो, इसी का अपोजिट उल्टा कर दें तो क्वेश्चन आया कि नहीं आया तुमको पीएससी प्री में? उल्टा कर दे तो सर। आया, जी सर। ये आया ना, नाइन। उद्योग नवाचार अधोसंरचना, ये प्री में आया। 39 इसको उल्टा कर दिया हमने, इधर हम सबसे ज्यादा की बात करो, उधर सबसे कम। तो यहाँ पर, और जब ये करा था तो मैंने तब भी कहा था कि अब वो यही वाला क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा वाला, क्योंकि तारीफ करना है सरकार की कि कहाँ है। तो टोटल अगर कहा जाए, और टोटल लक्ष्य कितने हैं हमारे, देख के बताओ जल्दी से, कुल कितने लक्ष्य हैं? सर 16। बस 17। इसी को 17 थे, कहते बट हैं वो एक को आंख का एडिट कर अंधा। दिया। टोटल 17 है, नहीं, एक इसमें है। एक एक को तो मिनट, हटा दी एक सर, मिनट, क्योंकि उससे एक हम मिनट, कनेक्टेड नहीं होते हैं। एक ना मिनट, सर, टोटल 15। एक मिनट। 15 है सर, टोटल हाँ 15। एक मिनट, बस वही मैं सोच रहा हूँ। इसी को कहते हैं आंख के अंधे नाम ने सुख कहा। पूछता मैं इसीलिए हूं तुमसे कि तुमको 25 बार रटा हुआ है सबको, कि टोटल हम 15 जो अगर कहा जाए इंडिकेट पे काम करते हैं, पर सामने दिख गया कि 16 दिख रहा है नंबर आखिरी, तो ये भूल गए कि 13 के बाद सीधे 15 पे कूद गया। 14।
14 जो 14 कि छोड़ जो दिए। समुद्री राज्यों से संबंधित है वो लिए ही नहीं। वो भूल गए, देखा अरे क्या सर ने सरल क्वेश्चन पूछा, 16 लिखे, 16 ही बोल दिए। जबकि मालूम है कि 17 नंबर ओवरऑल रैंकिंग का है, तो राज्यों को रखते ही नहीं, वो ओवरऑल में काउंट करना है। 14 में हम आ नहीं सकते, क्योंकि 14 में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के स्टेट आएंगे, क्योंकि जो भी कोस्टल स्टेट है, क्योंकि समुद्र की नीचे की जीवन की बात हो रही है उसमें। तो गलत, मैं जो प्रश्न पूछता हूं, और जो तुम जिस बच्चे ने जो 16 बोला ना, मुझे सबसे ज्यादा उसी बच्चे से खुशी है कि उसने कम से कम, मैंने क्या कहा ना, कि उल्टी का मन कर रहा, उल्टी कर दो तो बहुत अच्छा है। उससे मन, हाँ बिल्कुल, शरीर क्या हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। अंदर भरा रखा हुआ, तो एग्जाम हॉल के पेपर पे कर दोगे तो खराब ही होगा वो पेपर, वो चेक भी नहीं होगा फिर। तो अच्छा है कि यहीं कर दिया उस बच्चे को, अब उसको जीवन पर्यंत याद रहेगा कि यार 16 नहीं है, 15 है। 13 के बाद हम डायरेक्ट कूदे 15 के ऊपर, जिसमें 14 नंबर में हम आते नहीं। 14 नंबर में वो स्टेट्स आते हैं जिन स्टेट्स की मतलब जो कोस्ट से लगे हुए स्टेट्स है वो आते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया, इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपसे कभी कुछ, मेरे को नहीं लगता कि कहीं कुछ आपका गड़बड़ होगी इसमें, यहाँ सबसे बन जाएगा। हाँ, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको हमेशा शांत मन से करना चाहिए। वैसे तो आपके सबके पास ये वाला टॉपिक है ही, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप अगर शांत मन से नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। इसीलिए आपके पास अभी भी है, जब तक नई जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक आप जिले को, तहसील को, संभाग को, मैं आपको बार बार ये चीज बोल चुका हूं कि अब जिले से वो तो पूछ लिया, उसको पता नहीं कौन, या तो उसके पास हमारी वाली 62 पेज की फाइल होगी नहीं पेपर सेटर के पास, हमारी होती तो हम पूछते ही नहीं, हम तो संभाग ही पूछते। तो वो या तो संभाग वाले क्वेश्चन पूछने लगा है, ये संभाग वाला भी क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में आ चुका है। ये आपको लिस्ट दिख रही है 2011 में, कि डिवीजन के अनुसार रूरल अर्बन, यानी रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज किस डिवीजन में सबसे ज्यादा है, किस में कम है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के तो ये आपको दिख ही रहा है, तहसील के भी क्वेश्चन जो अगर कहा जाए पूछ सकता है। तो वो जो प्रश्न था, उस प्रश्न के हिसाब से अगर हम जाएं तो एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो अलग हो जाता है। ये बेसिक जो अगर कहा जाए हमको पता होना चाहिए, बाकी तो कुछ और क्वेश्चन जो है वो बनेगा नहीं। तो उम्मीद है कि ये जो फाइल से पढ़ाया है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो बेटा, कि क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो एग्जाम में। जो अगर कहा जाए तहसील भी अब आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन के साथ हो सकता है अब आपको इस बार अब ये क्वेश्चन आ जाए, पता चले उसमें जो अगर कहा जाए लिखा हुआ टॉप एंड बॉटम 5 तहसील, अब जो अगर कहा जाए तहसील का नाम इंदौर, अब दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा साला इंदौर जिला है कि तहसील है। ठीक है, तो मारा ही नहीं, पता होने के बाद भी जो नहीं मारा, उन्होंने कहा नहीं इंदौर नहीं होगा। लेकर कहा इधर से कोई 4 ऑप्शन उठा दिए उसने, ओरछा उठा दिया, गुलाबगंज उठा दिया, ठीक है, ग्यारसपुर उठा दिया, ठीक है, यहाँ पर तो उठा के वो मारते हैं इंदौर को दिमाग, क्योंकि पढ़ा नहीं तो फिर तो जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई होगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर तो जो है वो उलझने जो है वो होंगी। या इस तरह से एक बेसिक सी बात है, बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आपसे बन ही गया होगा। कहीं और किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, तो फिर मैं कराऊं, नहीं तो कहानी को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर क्लियर है, यस सर। करें खत्म यहाँ पर। यस सर। ठीक है, जी तो सर। पेपर देखकर तुम्हें क्या लगा, कि मतलब अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो, इसमें 50 में से कम 15 क्वेश्चन कैसे हैं कि अगर आपने पढ़ा नहीं तब भी आप कहाँ जा सकते थे, तब भी आप जो अगर कहा जाए आंसर यस। पे जा सकते थे। अच्छा। जैसे सिंपल सी लॉजिक है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको द चेंज मेकर कॉन्क्लेव नहीं आ रहा, तब भी आप किसको एलिमिनेट करने की क्षमता रखते हैं वहां पे, उज्जैन और जबलपुर को, है ना। ज्यादातर जो अगर कहा जाए भोपाल इंदौर में बड़े इवेंट्स करा रहे हैं हम लोग ये यहाँ पर, ऐसे करके हम आंसर तक जो है वो जा सकते थे। ये आपके ऊपर, और पुराने पेपर लगाते तो बाकी तो सब हो ही जाते यहाँ पर। ये बाकी मुझे कुछ बताने की जरूरत इसमें है नहीं। ये हो गया पेपर। कल जो है अगर कहा जाए सुबह, फूड सेफ्टी वाला जो बच्चे, वो याद रखना कि कल से हमारा जो अगर कहा जाए ये मिल्क एडल्ट्रेशन, तो इसलिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ जाते जाते, कंफ्यूज मत हो जाना कि मिल्क एडल्ट्रेशन तो मेरे को मालूम है यूरिया मिलाते हैं, हम यूरिया नहीं मिलाएंगे इसमें, हम बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये दिख रहा है ना, किस में मिल्क में कितना क्या होता है, फैट कैसे उसको जो अगर कहा जाए कि मिलाया जा रहा है ये, फिर उसके बाद टेस्ट कैसे होंगे, ठीक है, माल्टोडेक्स्ट्रिन कैसे यूज किया जाएगा, यूरिया में करेंगे तो यूरिया की कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे, ये पूरा आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर के हिसाब से पढ़ना है यहाँ पर। ये इसलिए मैंने अभी दिखा दिया, सॉरी 1 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चलो, सॉरी मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद कर। ठीक है, ये तो कहानी खत्म हो गई, और किसी को पूछना है इसमें, पूछना है? नो सर। ठीक है,
तो बस टेस्ट पेपर लगाओ और वीडियो देखो, उसके अलावा कुछ मत करो, जितना है उतना ही, और अपनी सोच के दायरे को कूप मंडूक कहावत से बाहर निकालो, है ना, कुएं के मेंढक की कहावत से बाहर निकालो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए, बाकी और कुछ जो है वो अपने लिए काम करनी है। इसको बंद कर दो, 2 मिनट रुकना है।